जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस डे 144 में फाइम क्लब के। और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने वाली है, हाउ टू अवॉइड ऑब्स्टेकल्स इन बिटवीन अवर गोल्स। ओके, तो ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पे हम रोमा जी का ओपिनियन लेना चाहेंगे। रोमा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हमारे 5 क्लब की एक रेगुलर मेंबर है और एक बढ़िया सी कंट्रीब्यूटर है। तो जस्ट रैंडमली मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनको क्या लगता है, और मेरे सवालों के जवाब देने के लिए मैं उनको प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। तो ये रहे रोमा। ओके, सबसे पहले तो रिसोर्सफुल पोजीशन में, यस, ऐसे। ओके, सो रोमा जी, आपका स्वागत है हमारे इस 5 क्लब में। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो ऑब्स्टेकल्स है, कठिनाइयां है, वो आती क्यों है? क्या लगता है आपको? व्हाई द ऑब्स्टेकल्स कम इन आवर लाइफ? जरा बताइए आप। ऑब्स्टेकल्स तब आते हैं जब हम हमारे गोल से हमारा कंसंट्रेशन हट जाता है। मतलब हम वैसे फालतू की चीज़ें करने लगते हैं, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं और बीच में ही हम मोबाइल देखने लगते हैं और फिर न्यूज़ देखते हैं कि हमारे फ्रेंड का मैसेज आता है कि यार मेरे तो सारे पेन की इंक खत्म हो गई, तू मेरी हेल्प कर दे प्लीज़। और कोई से भी ऐसे फालतू मैसेजेस आते हैं। तो फिर जो थिंग्स हमें जो बेसिकली हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, वो ऑब्स्टेकल्स हैं मेरे हिसाब से। अमेजिंग, 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 धन्यवाद, धन्यवाद। ताली तो बनती है। ओके, और क्या लगता है ऑब्स्टेकल जब आते हैं तो हमारे हाथ में क्या है? व्हाट आर द पावर्स विद इन अस कि हम किस तरीके से उन्हें या तो रोके या तो फिर आगे बढ़ाए? क्या लगता है क्या कर सकते हैं हम जब भी ऑब्स्टेकल आता है, जब भी डिस्ट्रैक्शन शब्द भी यूज करूंगा मैं, आता है, तो क्या लगता है क्या कर सकते हैं हम? We will have to avoid it. We should have clearly defined, precise written goals so that we don't हम उस गोल से हम ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए। हम ऐसे आगे चिपका के रखना होता है, जैसे कि आपने बताया था कि स्टिकी नोट्स पे चिपका के रखना है, ऐसे कभी टाइम पास करने का मन है तो फिर उसे देख के कंटिन्यू करना होता है, लाइक दैट। ओके, अमेजिंग बेटा, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। काफी अच्छे इनपुट दे रहे हो आप। और एक बात है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि किसी दोस्त का फोन आता है, आप स्टडी कर रहे हो, तो वैसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? दोस्त की बात को सुनना चाहिए पर उसे बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हमें कॉल को रिकॉर्ड करना चाहिए और फिर स्टडी होने के बाद अगर हम उसे सुनेंगे तो फिर हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और फिर फ्रेंड का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। और जब ह उसका तब कॉल आता है और अगर हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए, तो फिर एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, ऐसा करना, तभी के अमेजिंग, लिए। अमेजिंग, अमेजिंग। और कुछ कर सकते हो क्या? मान लो आप बैठे हो, आपकी स्टडी चल रही है, आपने गर्दन नीचे झुकाई और फोन बजता है, तो इस परिस्थिति पे आपका कोई नियंत्रण है क्या? पहले पूछना होता है कि अगर इम्पोर्टेंट है मैं तो ही बात कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, या फिर अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर मैं बात नहीं करूँगी या करूँगा, और या फिर फ़ोन ही नहीं उठाना, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं जो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ़ोन करते हैं। पर बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं ना। अगर मान लो आपने फोन नहीं उठाया तो दोस्त को तो बुरा भी लग सकता है, तो इससे भी बचने के लिए कोई उपाय बताना चाहोगे आप हमें? सर मेरा कॉमन एग्जांपल तो यही है, मैं मेरे दोस्तों को बता देती हूँ कि मैं बाहर गई थी। नहीं, ये तो स्टोरी सुना दी बेटा आपने, बट स्टोरी सुना दी तो, और मान लो किसी ने आपको घर में देख लिया, है ना? एक बार ऐसे ही हुआ, एक दोस्त ने मुझे फोन किया, कहाँ पे है? तो मैंने कहा सिंहगढ़ गया हूँ, और मैं गैलरी में था और वो मेरी गैलरी के नीचे था। ओके,
तो बोले तेरी गैलरी में तेरे जैसा कौन खड़ा है? मैं बोला भाई वही हूँ, मैं सोच में सिंहगढ़ जा रहा था, बोला कब से प्लान कर रहा था कि सिंहगढ़ जाना है, सिंहगढ़ जाना है। तो बोला एक काम करना, मैं कब से सोच रहा हूँ तेरे साथ चाय पीना है, चाय पीना है। तो तू नीचे आ, हम सिंहगढ़ पे जाते हैं और चाय भी पीते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, दिल टूट जाते हैं लोगों के, लोग हर्ट हो सकते हैं। तो इसे बिना झूठ बोले या बिना स्टोरी सुनाए भी कोई तरीका है क्या कि वो फोन आपको डिस्टर्ब ना करे? उम, हमें हमारे दोस्त को फिर उससे पहले बताना चाहिए, तो मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी, तो फिर मुझे प्लीज़ इतने इतने 1-2 घंटे कॉल मत कर, ऐसा। तो फिर उससे भी उन्हें पता चलेगा और हम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। और यहाँ पे आप एक परमानेंट डायलॉग कोई चिपका सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो हमें परमानेंट डायलॉग, कि एक ऐसा डायलॉग बता दिया जिसको सुनने के बाद दोस्त मान ले कि बिना बताए कि आप अभी बिजी हो सकते हो, आपने बताया भी नहीं और दोस्त ने मान भी लिया कि आप बिजी हो सकते हो। और इस डिस्कशन को आगे ले जाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्षितिजा बेटा, आप और और एक स्मार्ट बंदा है हमारे पास, वेदांत, तो दोनों को हम इस डिस्कशन में बुलाना चाहेंगे। ओके, तो आप भी इस सवाल के जवाब में आ सकते हो। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई परमानेंट सिस्टम आप बना सकते हो क्या, जिसमें मान लो दोस्त ने आपके फोन किया आपको और फोन आपने उठाया नहीं, तो भी वो हर्ट नहीं होता है, तो वो मान जाएगा कि अरे चलो ABC, तो कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या आप? ओके, तो इसमें मैं और इस डिस्कशन में और एक दो व्यक्तियों को ऐड करना चाहूंगा। एक है कुंदन जी, तो कुंदन जी भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे, आइडिया देना चाहे तो उनका भी स्वागत है। और अथर्व जी, तो कौन शेयर करना चाहेगा, कृपया आंसर दे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत। और कृपया मुझे माफ करें, मैंने डायरेक्टली आपको न्यूज रूम में ले लिया क्वेश्चन पूछने के लिए, बट आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एक बार रोमा जी के लिए तालियां हो जाए। अमेजिंग बेटा, अमेजिंग, आपसे हम काफी कुछ सीख रहे हैं। यस, कौन बताना चाहेगा कि ऐसी कौन सी सिस्टम लगा सकते हैं कि दोस्त ने फोन किया, आपने उठाया नहीं, फिर भी उसने मान लिया कि अरे चलो आप बिजी हो सकते हो? क्या कम्युनिकेशन दे सकते हो, एक परमानेंट कम्युनिकेशन? यस वेदांत बेटा, प्लीज बताएं। रिजेक्ट अ कॉल विथ मैसेजेस भी होता है ना, उसमें आई विल कॉल यू बैक लेटर भी मैसेज डाल सकते हैं। रिजेक्ट। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेदांत जी, थैंक यू। क्षितिजा बेटा, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या? अगर है तो आप मुझे अभी बताओ। अगर कुछ इमरजेंसी है, अगर नहीं है तो I'll call you back later and after I finish my work. ओके, बट ये तो तब होगा ना जब आपने उनके फोन को उठाया या रिस्पॉन्स किया। मैं कह रहा हूँ ऐसे कोई सिस्टम बना सकते हो आप जहां आपने फोन उठाया नहीं और फिर भी सामने वाली व्यक्ति कहती है कि बुरा नहीं लगता उसको। तो रुमा बेटा, आप प्लीज कंट्रीब्यूट करें, उसके बाद अथर्व जी से सुनते हैं। सर फ़ोन साइलेंट मोड पे या फिर डू नॉट डिस्टर्ब पे रख देना, तो फिर उससे कॉल्स नहीं आएगा और उसे पता चल जाएगा। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ दो व्यक्तियों की, कि क्या हम हमारे दोस्तों को कोई एडवांस मैसेज दे के रख सकते हैं परमानेंटली, परमानेंट एडवांस मैसेज? जरा दिमाग लगाए, चलो थैंक यू। कौन गाइड करना चाहेगा? ऑडियंस में से कोई गाइड करना चाहेगा तो हाथ दिखाए। ओके, तो यहाँ पे निशा जी कुछ कहना चाहती है, तो हम उनको भी स्पॉटलाइट में ऐड करते हैं। अब ज्यादा हो गए स्पॉटलाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुंदन जी से सुनना चाहेंगे। ओके, सो कुंदन जी प्लीज गो अहेड। सर हमने अपना टाइम टेबल, हमारा प्लानिंग, डे का प्लानिंग और अपना वीकली प्लानिंग हमारे दोस्त को बता देना चाहिए। मतलब हमें 2 से 3 इस क्लास को जाता हूँ तो 2 से 3 और 3 से 4 मेरा भाई पढ़ाई का अभ्यास, पढ़ाई का टाइम होता है, तो फिर वो उस हिसाब से कॉल करेगा ऐसा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। निशा जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो।
ओके, सो जो मेरा पॉइंट है वो कुंदन जी के थोड़ा सिमिलर ही है। उन्हें आप एक टाइम दे के रख सकते हो कि ये टाइम है, ये 15 मिनट आधा घंटे का टाइम है जिसमें मैं व्हाट्सएप देखती हूँ या फिर कॉल्स अटेंड करती हूँ, तो वो टाइम उन्हें दे सकते हैं। और कब मैं पढ़ाई करती हूँ वो टाइम उन्हें यानी उन्हें बता के रख सकते हैं, ताकि अगर उनका कॉल भी आए तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम फिलहाल काम में हैं या फिर हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। उसने मुझे बताया था फिर भी मैंने कॉल किया, अच्छा ठीक है बाद में कॉल करता हूँ जब वो फ्री रहेगी। यस, थैंक यू। Amazing, 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 and I feel proud to have all of you. I feel blessed to have all of you on this मंच। तो सभी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। अमेजिंग रिस्पॉन्सेस, अमेजिंग रिस्पॉन्स। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? और कोई ऐड करना चाहेगा? ओके, स्वराली बेटा आप कुछ एक ट्रिक बताना चाहोगी? अगर आप होते, चलो मान लो रूमा की जगह स्वराली होती तो स्वराली क्या करती, हम सुनना चाहेंगे। ओके, तो ये रही आपकी स्क्रीन पे स्वराली। मैं मेरे फ्रेंड्स को पहले ही बता देती कि मेरा टाइम टेबल और मतलब मैं दिन में कब स्टडी करती हूँ और कब फ्री रहती हूँ, तो उसके हिसाब से वो मुझे कॉल करते या फिर, और वो अगर उन्होंने भी कॉल किया कभी भी, मतलब मैं स्टडी कर रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, तो वो मतलब डायरेक्टली, जैसे निशा दीदी ने कहा कि वो डायरेक्टली समझ जाएंगे कि उसने बोला था और वो शायद काम कर रही होगी या स्टडी कर रही होगी। तो लाइक दिस आई डू। ओके, अमेजिंग। एक बार जोरदार ताली हो जाए स्वराली बेटा के लिए। यस, एक मिनट रुको, अब ताली बजाते हैं ताकि सब स्क्रीन पे आए। जय श्री कृष्णा, है ना? वाह, अमेजिंग। तो दोस्तों क्या आपने नोट किया, कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि लोग यूं ही नहीं जंगलों में जाके ज्ञानी बन जाते, लोग यूं ही नहीं पहाड़ों पे जाके ज्ञानी बन जाते, लोग यूं ही नहीं पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करके ज्ञानी बन जाते। जब हमें सोचना पड़ता है तब ज्ञान अंदर से, सवालों के जवाब अंदर से अपने आप आ जाते हैं। अब आपने देखा दोस्तों 17 मिनट का समय हो गया, 2 मिनट माफ कर देते हैं, फिर भी 15 मिनट हमने इन बच्चों से अमेजिंग इनपुट लिए। और जब हम सवालों को आगे लेके जा रहे थे तो हमें आगे के लेवल के जवाब भी अपने आप आ रहे थे, हाँ या ना? एंड आई विल टेल यू दोस्तों, ये पावर है ध्यान का, ये पावर है मी टाइम का, मी टाइम, खुद को समय देने का। ये पावर है मेडिटेशन का, ये पावर है मौन का। अब तो मैं आपको कंटिन्यूस सवाल पूछ रहा था, बट कई बार ऐसे होता है कि हम मौन करते हैं कुछ विचारों को लेकर, निर्विचार, ओके, यानी बिना विचारों वाला मौन भी होता है, जहाँ विचार शून्य रहने का प्रयास करते हैं लोग। काफी मुश्किल काम है। लोग तो नींद में भी सपने आते हैं लोगों को, तो जागते हुए बिना विचारों के रहना तो जरा ज्यादा ही मुश्किल है या ना? ओके, तो आसान नहीं है। तो क्यों ना मन को कोई विचार दे, क्यों ना मन को कोई दिशा दे। जैसे दिनेश भाई जी ने पिछले 2 दिन में दोनों बार आप हमसे बात की कि वेस्ट करने वाले, टाइम लीकेज करने वाले विचारों के बारे में उन्होंने बताया, एनर्जी ड्रेन करने वाले विचारों के बारे में बताया, और उन्होंने कहा इलेवेटेड थॉट्स के बारे में, है ना? इलेवेटेड थॉट्स। और उन्होंने कहा कि एक डायरी और पेन हमेशा साथ में होना चाहिए, है ना? कितने लोगों का डायरी पेन साथ में है, जरा हाथ दिखाए मुझे। हाथ नहीं, अरे हाथ में डायरी दिखाए। हाँ, ये वाला। अरे क्या बात है, जमा, जिसका नहीं जमा अगली बार जमा देना, मुझे पता है आपके पास है, बट अभी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं चाहिए हमें। जय श्री कृष्णा। तो ऑलमोस्ट सभी का डायरी हाथ में है। एंड क्षितिजा बेटा, क्रेडिट गोज टू यू एंड अथर्व, जो रोज आप उनको टिक टिक करवाते हो। एंड मैं आपको बताता हूँ, जो दिनेश भाई जी ने कहा 60,000 विचार रोज आते हैं, हमारे NLP के सभी कोचेस वही कहते हैं, 60,000 विचार
इन 60,000 विचारों में से 60 से 70 विचार काम के होते हैं। 60 से 70 विचार यानी 0.1%। ओके, उनमें से भी 5-7 विचार ऐसे होते हैं एक दिन में आने वाले, जो अगर आप उन पे काम करते हो तो आपका जीवन बदल देंगे, जीवन बदल देंगे। बट ये तभी होगा जब हम उन्हें कहीं लिख लेते हैं, छोटा सा ऐसा पॉइंट लिख लेते हैं, हाँ या ना। तो मैं विचारों को तो बहुत ज़्यादा नोट करता हूँ। इवन अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो मैं जस्ट आपको दिखाना चाहूँगा मेरे विचार कहाँ कहाँ होते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्क्रीन कहाँ गई? चलो मैं अभी स्क्रीन आपके सामने जस्ट दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं क्या क्या नोट करते रहता हूँ। तो हैव अ लुक हियर, क्या आप देख पा रहे हो? ये स्टिकी नोट्स है, बहुत सारे नोट्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अभी ये है, इसके नीचे और एक 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 है, इसके नीचे यहाँ पे भी एक छुपा हुआ है नंबर से, यहाँ पे भी एक है। सो मेनी ऑफ देम, है ना। अब वो नोट्स आपको पढ़ने नहीं हो तो मेरे नोट्स है। फिर ये यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्लॉक है नोट्स का। ओके, तो उसमें मैं नोट्स लिखता हूँ। फिर डायरी में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी मुझे कुछ सोचता है, कैन यू सी हियर सो मेनी टिक मार्क्स, यहाँ पे होंगे टिक 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 टिक। ये बॉटम वाला जो पार्ट होता है, अब यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, इधर कुछ लिखा, इधर कुछ लिखा। कीवर्ड्स और टॉप प्रायोरिटी जो होती है, कीवर्ड्स और टॉप प्रायोरिटीज फटाक से नोट करनी है, फटाक से नोट करनी है ना। और मैं हफ्ते में एक बार ऐसे थॉट्स को रिविजिट करता हूँ। मतलब ये सब लिख दिया तो हफ्ते में एक बार जब भी आपको टाइम मिले या फिर मौन के समय, मैं डायरी के सभी नीचे लिखे हुए कीवर्ड्स को रिविजिट करता हूँ। रिविजिट यानी फिर से उसको मिलना है। तब तक हमारे सबकॉन्शियस ने कुछ आइडिया निकाली क्या, वो भी देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जस्ट इमेजिन कलेक्शन ऑफ इलेवेटेड थॉट्स। तो आपने सिर्फ लिख दिया ईटी या इलेवेटेड थॉट्स। ओके, फिर आप कॉन्शियसली अलर्ट होकर सोचोगे, अरे हाँ ये तो बढ़िया आइडिया, लिख लेते हैं। जब करेंगे तब करेंगे, बट लिख तो लेते हैं, हाँ या ना। यस, जय श्री कृष्णा। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि ऐसी कुछ सिस्टम बनाए जिससे हम खुद की हेल्प कर सके, खुद की हेल्प कर सके। तो अभी ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि how to avoid obstacles in between our goals. ओके, तो गोल और ऑब्स्टेकल बीच में, तो रुमा बेटा ने जो स्टेटमेंट कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। We should have clearly defined precise written goals. तो that was amazing and बढ़िया था वो, कोई शंका ही नहीं। So thank you रुमा बेटा, really appreciate your inputs। तो गोल होने चाहिए। दूसरी बात I'll tell you, अगर हम, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हम खुद को टाइम कमिटमेंट में रखे, प्रेशर, थोड़े से प्रेशर में रखे, तो I'll tell you, डिस्ट्रैक्शन अपने आप भाग जाते हैं। और ये एग्जाम्पल मैंने इससे पहले भी दिया था, मुझे उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगेगा। कल्पना करें आपको घर से बस पकड़नी है, बस स्टॉप पे जाना है, 10 मिनट पे बस स्टॉप है और आपके पास 20 मिनट का समय है। तो आपको क्या क्या सोचता है? मान लो आप पैदल जा रहे हो बस स्टॉप तक, तो आपको कोई अंकल दिखते हैं, उनको नमस्ते करने की इच्छा हो जाती है। कोई दोस्त मिलता है तो उसको हाय कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, इच्छा हो जाती है। कोई खास दोस्त मिले तो चाय मारने का प्यार है, अभी तो बहुत टाइम है, हो जाता है। अब कल्पना करें 10 मिनट के डिस्टेंस पे स्टॉप है आपका और 8 मिनट है आपके पास। अब अंकल अगर उधर से बोल रहे दिख रहा है जरा इधर आओ, काहे के अंकल, काहे का दिख रहा, आप बोलोगे अंकल हम तो बाद में मिलेंगे शाम को, अभी तो मेरे को भागने दो। दोस्त बोलेगा चाय पीने, बोले रात को चाय पियेंगे, अभी नहीं पियेंगे, अभी तो मेरे को बस स्टॉप जाना है ना। तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करे, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पता है आपको? जो आपका डेली टाइम स्लॉट है ना, जिसे मैं प्रहरों में विभागना पसंद करता हूँ, मान लो 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9,
तो आपको इस तरीके का माइंडसेट करना है कि ये काम इतने समय में होना चाहिए। ओके, ये माइंडसेट से जब आप चलते हो तो डेफिनेटली उसमें आप किसी और को एंट्री नहीं देते, है या ना? तो मेरा पूरा दिन ऐसे स्लॉट्स में ब्लॉक होता है और इसका मुझे बहुत फायदा होता है। स्लॉट्स लिख लेने हैं और उनको ब्लॉक करना है। ओके, टाइम ब्लॉक्स कहते हैं इसे। ओके, और हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा बफर समय का कभी ना रखें, बिकॉज टाइम एक्सपांड्स एंड श्रिंक्स, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेट ऑफ माइंड। तो आप में से कई सारे लोग होंगे जो एग्जाम से एक दिन पहले पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं, पूरे सिलेबस को, और साल भर में एक सिटिंग में एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते, ऐसे भी लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं वो अपने बचपन को याद करे और हाथ दिखाए? ऐसा हुआ है आपके जीवन में कभी? है ना, एग्जाम से पहले बहुत तेजी से स्टडी कर ली और एग्जाम जब जिसे कहते हैं नहीं होती, तब तो बस 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, है ना, होता है। तो मन को थोड़ा सा टाइम के प्रेशर में डाले, कंपल्शन में डाले। पार्ट 1। ओके, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो मन को हमेशा ये बात बतानी चाहिए कि ये चीज टॉप ऑफ द लिस्ट है, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। अब ये हम किससे बात कर रहे हैं? खुद के साथ, अपने ही मन से बात हो रही है ना। तो हमें बताना है कि इतने टाइम लिमिट में खत्म करना है। ओके, वो प्रेशर खुद पे बिल्ड करना है। क्लियर है? दूसरी बात, मन का निग्रह, मन का निग्रह, है ना। तो रूमा बेटा ने और बाकी सभी प्यारे बच्चों ने जो बताया, निशा ने, कुंदन जी ने, स्वराली बेटा ने, अथर्व ने, और कौन है यहाँ पे, वेदांत ने, क्षितिजा बेटा ने, और मैं क्षमा चाहूंगा रुचा और रचित को हमने मौका नहीं दिया। अगली बार कल आपको पूछेंगे सवाल, है ना। तो कल परसों जब भी मौका मिले हम आपसे बात करेंगे। तो आपने बहुत सारे सजेशंस दिए, बहुत सारे सजेशन दिए। यहाँ पे खुद को कंपल्शन वाले कुछ सजेशन ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल, आई फर्मली बिलीव इन 100% कमिटमेंट। 100% कमिटमेंट, चाहे वो छोटे समय की हो। दोस्तों, जिद पे अड़ जाओ, जिद पे अड़ जाओ। अगर मान लो 1 घंटे का आपका कमिटमेंट है स्टडी का, 10 मिनट का कमिटमेंट है, 20 मिनट का है, 5 दिन का है, ये आपको पता, जो भी कमिटमेंट है। ओके, अब 5 दिन के कमिटमेंट कुछ अलग होते हैं, मौन जैसे, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी जैसे। घंटे भर के कमिटमेंट अलग होते हैं। तो वहां पे नोट करो कि जब तक ये मेरा टाइम कमिटमेंट है, टाइम कमिटमेंट पूरा नहीं होता, आई विल नॉट टच एनीथिंग एल्स। ओके, ये कमिटमेंट की आदत डाल दो। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, शुरुआत करें 20 मिनट से। शुरुआत करें 20 मिनट से। 20 मिनट ना, जिसे कहते हैं ना, सबके लिए कंफर्टेबल है 20 मिनट। तो आज आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट देना चाहूंगा, स्पेशली स्टूडेंट्स को करें और ग्रुप में उसका फीडबैक दें। तो इस टेक्निक का नाम प्रोमोडोरो है, ध्यान की स्थिति है। जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो, मतलब आपने गर्दन नीचे कर दी और 20 मिनट गर्दन नहीं उठाई। ओके, काम खत्म। अब ये हो गई मन की स्थिति, ये हो गई मन की मैनेजमेंट। अब जरा परिस्थिति और लोगों को मैनेज करते हैं, हाँ या ना? ओके, तो मैंने शुरुआत कब की थी मैं बताता हूं। इट वॉज 20th of June 2018, जब मैंने मेरे सब कॉन्टैक्ट्स को मैसेज दिया, आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। ओके, तो मोस्टली फोन साइलेंट में या ड्रॉअर में रखना पड़ता है। तो अगर मैं आपके फोन को रिप्लाई ना करूं तो कृपया चिंता ना करें। मैं 3 से 4 घंटे में जैसे ही प्रोजेक्ट में ब्रेक मिलता है आपको कनेक्ट करूंगा, ज्यादा विद इन 24 आवर्स में। और अगर कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो ये अल्टरनेट नंबर है, या तो आप मुझे मैसेज करके रख सकते हो मेरे फोन पे, या इस अल्टरनेट नंबर पे फोन कर सकते हो। अब वो निशा का नंबर है जो मैंने उस वक्त दिया था, वो भी मेरा ही था। तो एक इमरजेंसी वाला मैसेज फोन और एक रेगुलर वाला। अब इमरजेंसी वाला फोन, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हो अभी दूसरा फोन चाहिए ना, कोई जरूरत नहीं। आप घर के किसी बड़े का नंबर दे सकते हो, है ना।
जिससे मैंने मेरे घर के बड़े का नंबर दे दिया, मेरी पत्नी का। ओके, तो किसी को भी आसान नहीं है उनके थ्रू मुझ तक पहुंचना ना। वो 10 सवाल पूछेगी, क्या काम है, कैसे करना है, क्यों करना है, अभी करना है क्या, वगैरह वगैरह, अपने आप फिल्टर लग जाता है। तो ये मैसेज आप जब दोगे, प्लीज नोट माय वर्ड्स, तो लोग हर्ट भी नहीं होंगे, लोग हर्ट भी नहीं होंगे, और जिसे कहते हैं आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, बराबर। यानी लोगों की प्रोग्रामिंग बन गई, फोन साइलेंट मतलब वो कुछ काम में है, यस और यस, बराबर है। और कॉल बैक आ जाएगा वो भी, क्योंकि ध्यान से सुनना दोस्तों, आजकल हर चीज 1 क्लिक पे मिल रही है, तो लोगों का पेशेंस कम हो चुका है। यस, लोगों को लगता है मैंने फोन बजाया, 3-4 बार रिंग बज रही है, ट्रिंग ट्रिंग, ये एकदम खुश है, ट्रिंग ट्रिंग, ये एकदम खुश है, ट्रिंग ट्रिंग 3 बार बजी, ये सोच रहा उठा क्यों नहीं रहे, फिर ट्रिंग 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 ट्रिंग, अरे पागल हो गया, किधर हो गया, 7 रिंग बन गई तो है या नहीं? अरे वो कौन सा ये है, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं वीआईपी है किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, बराबर, या फिर आप कौन से हो कि आपके फोन को इतना जल्दी रिस्पॉन्स आए, क्या फर्क पड़ता है यार। और मैं आपको एक मजे वाली बात बताता हूं, ये जो आजकल बात चलती है ना प्राइवेसी की, इमरजेंसी की, तो मुझे आज भी याद है, मेरे मामा का लड़का है शिवा, शिवाजी नाम है उनका, है ना। तो हमारे टोटल ट्रांजैक्शंस, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन 2 से 3 होते थे महीने में। ओके, एक लेटर आता था, ऐसा पोस्ट कार्ड साइज लेटर, आपको पता है। ओके, तो एक लेटर आता था, ओके, शायद 5 पैसे में मिलता था वो, 5 पैसे में, तो हम उसको लेके आते थे। और एक 15 पैसे में आता था अंतरदेशीय कार्ड, तो उसमें बड़ा, यानी एक फुल पेज लिखने जितना स्पेस था। तो हम पहले तो सोचते थे कितना लिखना है, कितना लिखना है, फिर नोटबुक में लिखते थे, फिर सोचते थे ये 5 पैसे वाले में बैठेगा या 15 पैसे वाले में बैठेगा, फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाके वो लेके आते थे। ओके, फिर वहां पे पहले तो रफ में लिखते थे सब कुछ ठीक, क्योंकि गलती हो गई, काट छाट हो गई तो वेस्ट जाएगा ना। फिर वहां पे हम हमारा मैसेज लिखते थे, है ना। फिर मान लो जो भी है, ओके, प्रिय शिवा, सन बीवी, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, ऐसा आता था वो, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, पत्र लिखण्यास कारण की, तो ऐसे कुछ लिख के हम शुरू कर देते थे, वो एक स्टाइल थी, है ना। सन बीवी, तो वो भी हमने इतना शॉर्ट किया था, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष। ओके, फिर वो लेटर जाता था, प्रॉपर लिख दिया। फिर बेचारा वो 1.5 पन्ने का लेटर, 1.5 भी नहीं, आधे पन्ने का लेटर, उसमें से 50% पार्ट तो सबको चरण स्पर्श में जाता था, घर के सबके नाम लिख रहे हैं, मामी को नमस्ते प्रणाम, दादी को चरण स्पर्श, दादाजी को चरण स्पर्श, मामा के आशीर्वाद बने रहे, ब्ला 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 ब्ला। अब उनकी ज्वाइंट फैमिली, तो मुझे करीब करीब 12 लोगों को थैंक यू, आशीर्वाद, नमन विमन सब करना पड़ता था। फिर ज्यादा से ज्यादा मैं एक मुद्दा लिख पाता था उसमें, एक मुद्दा। बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई तो अंतरदेशीय लेटर लाके उसमें 2 मुद्दे और बचते थे, वो थोड़ा बड़ा होता था। फिर वो लेटर जाता था पोस्ट ऑफिस में। अब ध्यान से सुनना, वो लेटर मतलब कैसा लेटर था कि दोनों साइड से खुला, उस पे कोई नहीं है, उस पे क्लियरली कोई भी पढ़ सकता है उसे, किसने भेजा, किसको भेजा, नो सीक्रेसी। ओके, किसने भेजा वो भी पता है, किसको भेजा वो भी पता है, और वो आप खुले बकेट में डाल रहे हो। देखो, सोचो प्राइवेसी कितनी थी उस जमाने में, है ना। कई बार तो मुझे याद है, मेरे छोटे मामा जी जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अगर रिसीव करते थे लेटर को, तो वो पोस्टमैन को ही बोलते थे, अरे चाचा इधर आओ, जरा ये पढ़ के सुनाओ मेरे को। फिर वो वही बताते थे, संजू का लेटर आया, उसने ये कहा। फिर लोग उन्हें बताते थे, आपने कैसे पढ़ा, बोले पोस्टमैन से ही पढ़वा लिया मैंने। ओके, तो 2 से 3 दिन तक शिवा, मेरे मामा का बेटा, और शिवा के घर के सब लोग खुश होते थे कि संजू का खत आया, संजू का पत्र आया, संजू का खत आया। अब मेरे घर का नाम संजू है। ओके, तो 2-3 खुशी के बाद सब लोगों के मैसेजेस शिवा कलेक्ट करता था। तो मामी बोलेगी जरा उसको पूछ कि मेरी मामा की तबीयत कैसी है पूछ, तो वो आएगा। मामा बोलेगा उसको बोलना दिवाली में कब आ रहा है जरा पूछना। अब सोचो कब से प्लानिंग चलती थी, मान लो जनवरी फरवरी में बात चल रही तो अगस्त की बात चल रही है,
रक्षाबंधन की बात चल रही है, अगर रक्षाबंधन का या पोला का या गणपति का टाइम आया तो दिवाली की प्लानिंग चल रही है। अब मजे वाली बात, हम एक दूसरे से केवल 27 किलोमीटर दूर रहते थे, ओनली 27 किलोमीटर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो उसका लेटर आता था, तो किसी रेयर महीने में हमारे 3 कम्युनिकेशन होते थे, 1 से 2 और उधर से 1। ओके, रेयरली। ज्यादातर एक मैसेज इधर से उधर जाता था, एक मैसेज उधर से इधर आता था, दैट्स इट। अब ये बात क्या बताती है हमें? ये बात हमें बताती है कि हमने अननेसेसरीली खुद पे प्रेशर लगा रखे हैं, अननेसेसरीली खुद पे प्रेशर लगा रखे हैं। क्या मैं एक लाइव डेमो दे सकता हूं आपको मेरा व्हाट्सएप का? ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। अब मुझे भी नहीं पता, और एक है, मैं पहले ही माफी मांगता हूं, पहले ही माफी। ओके, आप में से किसी का 2 महीना 1 महीना पहले का अनरेड मैसेज हो तो माफ कर देना। ओके, तो मैं आपको किस तरीके से दिखाऊं, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके ही दिखा देता हूं। तो ये रहा 5am क्लब, ये रही लिंक, और ये प्रकट हो गया मेरा फोन। ओके, तो ये रहा फोन। क्या आप मेरा फोन देख पा रहे हो? यस, कृपया हाथ दिखाएं। थैंक यू, अप्रिशिएट। अब मान लो इसमें व्हाट्सएप है। ओके, अब कैन यू सी दिस 5am क्लब के अनरेड मैसेज है? ओके, कहीं 3 कहीं 4 वगैरह। अब ये कुछ लोग हैं जिनके मैसेज 16 मैसेज अनरेड, 133 मैसेज अनरेड, पीछे जाते हैं, यस्टरडे, और पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं। अब ये 17 जनवरी के मैसेज है जो मैंने नहीं पढ़े हैं, और पीछे जाते हैं। ये 16 जनवरी के मैसेज, अब ये 30/12, जस्ट मैं चेक कर रहा हूं कि कुछ है क्या मेरे पास। और ओके, तो यहाँ पे तो कोई मैसेज ही नहीं है, सिर्फ कांटेक्ट में पहुंच गया मैं। और एक अकाउंट दिखाता हूं मैं आपको। अब क्या आप देख रहे हो, ये सबसे नीचे वाला 21/11/2020 से मैंने नहीं खोला है, 25/11/2020 से, ग्रुप मैसेज वाला 25/11/2020 से। The point I am trying to share here is कि दोस्तों, हम कोई किसी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ऐसे कोई नहीं है कि इधर और उधर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब या ब्रह्मास्त्र आमने सामने खड़े आ गए और आपके गो बोलने के बाद वो चलने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक है, यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, मैनेज पीपल्स माइंड। मैनेज पीपल्स माइंड। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो आप, मैं आपको बताऊंगा, कोई शंका ना रखे, एक्सप्लेन करता हूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू, यस, एंड अमेजिंग। कितने फटाक से उसी को समझ में आता है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, है ना? क्या बात है, बहुत अच्छे। जय श्री कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था मैनेजिंग पीपल्स माइंड। तो माइंड मैनेजमेंट क्या होती है पता है? मन की स्थिति, मन का प्रिपेयर्डनेस। कल्पना करें आप किसी दोस्त के यहाँ गए हो और आप उसके घर में गए, तो हाउ मच टाइम डू यू फील कि आपको लगता है कितने समय में उसने आपको रिसीव करना चाहिए या आना चाहिए मिलने को? दोस्त के घर में गए तो तुरंत आना चाहिए, ऐसे एक्सपेक्टेशन होता है ना हमारा, तुरंत।
बहुत ही ज्यादा अगर मान लो कुछ नौटंकी चल रही है, फ्रेश हो रहे हैं या फिर सो रहे हैं वगैरह, तो आप उम्मीद करोगे 2-4 मिनट में मुंह पे पानी मार के आ जाएंगे, आया ना? नाउ जस्ट इमेजिन करो आप किसी बैंक में गए हो और बैंक के मैनेजर से मिलना चाहते हो, आपने कार्ड भेजा। अब क्या आप उम्मीद करोगे अगले 2 मिनट में वो आपको बुला लेगा? कुछ लोग उम्मीद करेंगे, उसके रीजन होंगे स्टार, है ना? डिपेंड करता है कि वो आपके लिए और आप उसके लिए कौन हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कल्पना करते हैं, मान लो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ गए, कलेक्टर होता है ना IAS ऑफिसर्स, अब उसके चेंबर में आपने कार्ड दिया, मुझे आपसे मिलना है, तो क्या आप उम्मीद करोगे वो आपको तुरंत अंदर बुला लेगा? अच्छा चलो, क्या अगर वो आपको बोलता है कि अभी सर 2-3 दिन बिजी है और 3 दिन बाद आइए, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? चांसेस है आप एक्सेप्ट करोगे। और बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो क्या होगा कि हो सकता है आप फिर से रिक्वेस्ट करो। रिक्वेस्ट शब्द क्या है? रिक्वेस्ट। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो आप मुंबई गए, मंत्रालय गए और आपने चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट की और उन्होंने आपको कहा कि एक काम करते हैं 13 अप्रैल 2021 को सर का अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्या? तो क्या आपको बुरा लगेगा, आप हर्ट हो जाओगे या आप खुश हो जाओगे? यार 13 अप्रैल का अपॉइंटमेंट मिला है मुझे 1-to-1 का, क्या होगा? आप एक्सेप्ट करोगे, खुश हो जाओगे। ओके चलो थोड़ा सा आगे लेके जाते। मान लो चलो प्राइम मिनिस्टर के साथ आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपने लेटर लिखा बढ़िया सा, ये जाके बैठ गए उधर, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, और उन्होंने कहा, जस्ट सोचो वहां पे, यहाँ पे उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब 31 तारीख को यहाँ से वहां तक जाने वाले हैं और उस दिन आपको उनके साथ 2 मिनट वॉक करने का मौका मिलेगा और उस वक्त आप आपकी बात उनसे रख देना, उनको कह देना। क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करोगे? हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। स्वीकार करोगे ना? यस, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। इसका मतलब क्या है कि लोग एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और एक्सपेक्टेशन हम ही निर्माण करते हैं। अब कुछ लोग अपनी वैल्यू, अपने समय की वैल्यू नहीं जानते, कुछ लोग अपनी खुद की वैल्यू, खुद के समय की वैल्यू नहीं जानते, और वो लोग क्या करते हैं पता है? दुनिया को आओ जाओ घर तुम्हारा ऐसा अनाउंस कर देते हैं, यू नो, आओ जाओ घर तुम्हारा। जब चाहे नॉक कर लिया, जब चाहे फोन कर लिया, जब चाहे मैसेज कर लिया, और आपका अच्छापन तो पॉइंट मैं आपको बता रहा था। वैसे मैं आपको बताऊं, इस मीटिंग का होस्ट मैं ही हूं, तो मुझे कोई और म्यूट नहीं कर सकता मेरे सिवा। ओके, तो जब मैं म्यूट करता हूं तो समझ लेना मैं किसी और से बात कर रहा हूं। ओके, तो आपकी अच्छाई, ध्यान से सुन लेना मेरे शब्दों को, आपकी अच्छाई, आपका गुडनेस, ओके, आपकी अच्छाई और आपका गुडनेस, उसकी वजह से लोग आपको ग्रांटेड ना ले, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, आपकी अच्छाई या आपका गुडनेस, उसकी वजह से लोगों ने आपको ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो चलो यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे एक प्रोफेशनल दिख रहे, तो मैं उनकी बात करूंगा। ओके, तो मान लो एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब है, सरिता मैम है, राजेश जी है, धन्यवाद आपका। अभी ये क्या है, काफी हम्बल है, हमारे साथ आते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, और जस्ट इमेजिन कि मैं सातारा चला गया, है ना, एंड मुझे तो आपके क्लिनिक का पता भी चल गया है, क्लिनिक के एड्रेस का। कल ही मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी। अब मान लो मैं उनके यहाँ जाता हूँ और उनके पास बहुत सारे पेशेंट है, कल्पना करें कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट है, और उसमें मैं उनको कार्ड देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे तुरंत अंदर बुला ले। ओके, और अगर नहीं बुलाते हैं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो ये गुडनेस का मिसयूज हो गया। व्हाट्स द वर्ड? गुडनेस का मिसयूज। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस,
सभी लोग? यस, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो कई बार हमें ये याद रखना है कि बिकॉज ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर एंड आवर कल्चरल वैल्यूज, अतिथि देवो भव, ये हमें सिखाया जाता है, बराबर? तो हम लोगों को उस तरीके से ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे प्रायोरिटीज को, हमारे समय को टॉप प्रायोरिटी देनी है, बराबर? तो कुछ डायलॉग लिख ले, कुछ डायलॉग लिख ले। सबसे पहला वाला डायलॉग स्टूडेंट्स और बाकी बड़े लोग भी इसको अपने तरीके से यूज करते हैं। तो स्टूडेंट क्या करे, मैं जब भी स्टडी करता हूं या करती हूं, मेरा फोन साइलेंट पे होता है और मैं दिन में हर 4 घंटे बाद फोन देखती हूं या देखता हूं। डन। ये मैसेज आप दोस्तों को दे सकते हो। तो दोस्तों को पता है कि आप उनको रिप्लाई 4 घंटे या 5 घंटे में दे दोगे, हाँ या ना? एग्जाम्पल मैंने सबको बोल रखा है, मेरे जीवन में जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, दोस्त है, रिलेटिव्स है, सबको बोल रखा है, मैं जब भी मीटिंग में होता हूं 2-2, 3-3 घंटे मैं फिर मोबाइल को टच नहीं करता। और ये सच भी है, हाँ या ना? तो लोग आराम से अगर इमरजेंसी है तो भी 2-3 घंटा वेट कर लेते हैं, मेरा बिना बुरा माने। तो ये प्रोग्रामिंग लोगों की कर देनी है, ये प्रोग्रामिंग लोगों की कर देनी है। दूसरा वाला डायलॉग आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कमीनापन है, मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचना, आपके भले की बात बता रहा हूं मैं। बताऊं क्या या रोक लूं मैं? बताना है पक्का? थैंक यू, जय श्री कृष्ण। ओके, तो दूसरी वाली बात क्या होती है, यहाँ पे लोगों के साथ जब भी आप बात करो, ओके, तो ये डायलॉग चिपका दो कि उनको बोलो, अगर आप पहले इंटीमेशन देते हो, ओके, तो हम सही तरीके से टाइम डिसाइड करके अच्छे से बात कर सकते हैं। ओके, पहले टाइम बताते हो या पहले इंटीमेट करते हो, यानी पहले पूर्व अपॉइंटमेंट जैसे कहते हैं, जानकारी। अब अगर आप अपॉइंटमेंट जैसा शब्द यूज करोगे, ओके, तो लोगों के ईगो हर्ट हो जाएंगे, है ना? ओके, तो इसके लिए दूसरा वाला स्टेटमेंट ये बहुत बढ़िया आता है ना? ये स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। ये कम्युनिकेशन की एनएलपी स्टाइल है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वाली। इसको सीखना बहुत जरूरी है, अमेजिंग स्टाइल है ना? तो मान लो कोई आया और मेरी वजह से उसको वेट करना पड़ा या उसको फिर से रिपीट आना पड़ा या कुछ ना कुछ तो हो गया ना। अगर हम एंटरटेन नहीं कर पाए, हम उसे समय नहीं दे पाए, तो हुआ क्या है? आपको भी पता है कि उसको उसकी चक्कर हो गई, एक एक्स्ट्रा राउंड हो गया आने जाने का या फोन का या जो भी, उसका समय भी तो लगा है, हाँ या ना? ओके, तो चॉइस ऑफ वर्ड कैसे होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कुंदन जी, आपको एक रिक्वेस्ट है, आपके पीछे एक दिव्य लाइट चमक रही है मेरे आंखों पे, तो हाँ अब ठीक है, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि जब भी आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और आप उसे एंटरटेन नहीं कर पाते हो और आपको लगता है कि चांसेस है वो हर्ट हो जाए, तो उसे ये कहना है सबसे पहले, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा समय खराब हो गया, मेरी वजह से तुम्हारा समय खराब हो गया। या फिर आपका स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, आई एम सॉरी, आपको मेरे लिए वेट करना पड़ा। या फिर आपका स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको इमीडिएटली अटेंड नहीं कर पाया। ओके, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सॉरी स्टेटमेंट, अपोलॉजी स्टेटमेंट। लिखिए प्लीज, पहला स्टेटमेंट इज अपोलॉजी स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट। या फिर यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को हम एम्पैथी भी कहते हैं। एम्पैथी मतलब सामने वाले की वैल्यू को अप्रिशिएट किया, ठीक है? पहला स्टेटमेंट अमेजिंग टेक्निक है, 3 स्टेटमेंट का ही फॉर्मूला है। दूसरा स्टेटमेंट, आप उनको आपका रूटीन बताओ। अब वो रूटीन मत बताओ जिसका वो एडवांटेज ले, वो रूटीन बताओ जो हर हाल में, हर समय में सच हो। तो वो क्या होगा? अरे आजकल ना मैं अलग अलग मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं, तो मेरे टाइम का पता नहीं होता। तो मेनी टाइम्स, कई बार ऐसे हो जाता है कि 3-3, 4-4 घंटे मैं व्यस्त हो जाता हूं अचानक से,
या फिर फोन उठा नहीं पाता है या ना। अब ये स्टेटमेंट में हमने कहीं नहीं बताया सुबह 9 से 12 फ्री है, शाम को 4 से फ्री है, कुछ नहीं बताया। वो हमारी मर्जी ना, हमारा समय है या ना, बराबर है। तो ये बता दिया। अब इससे क्या हो गया, उनके माइंड का, सामने वाले के माइंड का प्रोग्रामिंग हो गया। हाँ यार, स्वराली जब स्टडी करती है तो घंटा 2 घंटा रिप्लाई नहीं करती, बराबर है। हाँ, कुंदन है ना, कुंदन जब क्या कहते हैं, म्यूजिशियन है कुंदन, यस। तो कुंदन जी म्यूजिशियन है, उनका फ्लूट वाला एक प्यारा सा फोटो मैंने देखा, अच्छा लगा मुझे। ओके, तो बढ़िया है। तो मान लो कुंदन जब रियाज करते हैं तो वो बाकी डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते। ओके, मान लो यहाँ पे और कौन है, मान लो वेदांत है, अथर्व है, रूमा है। तो जब वो स्टडी करते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं करते। तो ये आपने क्या बता दिया, आपका एक जनरल रूटीन, बराबर, ठीक है। तो सेकंड स्टेप लिख लिया आपने। तीसरी स्टेप है एश्योरेंस। व्हाट्स द वर्ड, एश्योरेंस। अगर एश्योरेंस आपने नहीं दिया तो वो आपको बदनाम करने लगेंगे, अरे आजकल बहुत भाव खा रहा है, वीआईपी बन गया, ये बन गया, वो बन गया। ऐसा होता है, हाँ या ना, कितने लोगों के साथ ऐसे होता है। तो कई सारे लोग बोलते हैं यार तू तो बड़ा आदमी बन गया अपने, है ना। तो एक को तो मैंने मजाक मजाक में बताया कि 22 साल के बाद मैं आधा इंच भी नहीं बढ़ा, उतना ही हूं ना। फिर भी लोग बोलते हैं बड़ा आदमी बन गया। तो तीसरी स्टेप होती है कम्युनिकेशन की, वो होती है एश्योरेंस। व्हाट्स द वर्ड, एश्योरेंस। आप उनको एश्योरेंस दो, ओके, कि आप किस तरीके से और कब तक उनको कांटेक्ट करोगे, बराबर। तो मान लो आप स्टूडेंट लेवल पे हो तो आप उनको बोल सकते हो कि एवरी 4 आवर्स आई चेक माय फोन, तो 4 घंटे में आपको रिवर्स रिप्लाई आ जाएगा, बराबर है। आप अगर और बड़े हो, बिजनेसमैन वगैरह हो, ओके, तो आप उनको बता सकते हो कि विद इन जो भी है 24 आवर्स आपको रिप्लाई आएगा, बराबर। जो भी हो, आपकी स्थिति है, आपको चॉइस करना है आप कितने समय के लिए खुद को सेव करना चाहते हो। बट इसमें बड़ा टाइम ले, इसमें बड़ा टाइम फ्रेम ले। ऐसा नहीं 15-20 मिनट की कमिट ना करे, अरे मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, 5 मिनट, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल कॉल यू बैक। अब वो इंतजार कर रहा है, 5 मिनट के 50 मिनट हो गए, वो मन में गाली दे रहा है आपको। अरे बेटर है पहले से बोले, एक काम कर, एक प्रोजेक्ट में हूँ, मीटिंग में, कब तक नहीं चलेगी बता, बट टेंटेटिवली 3-4 घंटा लग सकता है, फुर्सत से बात करेंगे, मैं ही फोन करता हूँ, डन। तुरंत लिख लो कहीं पे। अगर मिस कॉल आता है तो कोई चिंता नहीं, वो तो अपने आप ही लिस्ट हो जाता है। तो इसे कहते हैं एश्योरेंस देना सामने वाले को। स्टेप 3 इज एश्योरेंस, इससे लोग हर्ट नहीं होते, ओके। और स्टेप 4 ये एडवांस लेवल की स्टेप है, एडवांस लेवल की स्टेप है, ओके। इसमें आप कैटेगोरिकली रिप्लाई दे सकते हो। व्हाट्स द वर्ड, कैटेगोरिकली। तो एग्जांपल, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी फैमिली को है, ओके। तो जब भी मेरे फैमिली वाले कोई कनेक्ट करते हैं, वो मोस्टली हमारे घर के दूसरे नंबर पे फोन करते हैं, प्राइवेट नंबर पे, ओके। और उनको या तो तुरंत कॉल बैक जाता है या 2 या 3 घंटे में जाता है, यस। इसके बाद मैं प्रायोरिटी देता हूं मेरे बिजनेस पार्टनर को। सोहम के जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स है, टॉप पार्टनर्स यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स, ओके। तो हम आधा डजन लोग हैं कंपनी के डायरेक्टर, मुझे छोड़ के, ओके। तो उनको मैं विद इन 4 आवर्स रिप्लाई देता हूं, ये मेरी कमिटमेंट है, ओके। उनको मैं विद इन 4 आवर्स रिप्लाई देता हूं, ओके। इसके बाद आते हैं हमारे कोचिंग सेशन के जो बच्चे होते हैं, आईटीजी जिसे कहते हैं हम, इग्नाइट द जीनियस, जहां मैं लाइव कोचिंग करता हूं। अब ध्यान से सुन लेना, ये वो बच्चे जिनसे मैं 1-1 लाख रुपए लेता हूं, उनको भी मैं विद इन 48 आवर रिप्लाई देता हूं, यू नो, विद इन 48 आवर्स। और ये पहले से बता रखा है मैंने कि ठीक है, अगर आपका कुछ मैसेज है आप मैसेज डाल देना, 2 दिन के अंदर अंदर सर आपको कनेक्ट करेंगे या रिप्लाई देंगे। बट क्या आपने नोट किया है, मैं किसी भी विषय को जब टच करता हूं पूरी तसल्ली से प्रॉपरली टच करता हूं, हाँ या ना। तो सामने वाला एश्योर्ड होता है कि सर जब भी समय देंगे अच्छे से समय देंगे, सोल्यूशन देंगे। मेनी टाइम्स यहाँ पे क्या होता है
कई बार ऐसा हो जाता है, यहाँ पे प्लीज नोट करें कि इमरजेंसीज आती है, तो उसके मैंने कुछ कोड्स भी बना रखे, इमरजेंसी कोड, ताकि मुझे कम्युनिकेशन आए। यस, ओके। अब इसके बाद आता है मेरा सर्विस का। ओके, आई एम अ सोशल वर्कर, ऐसा मुझे लगता है। मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, फ्री प्रोग्राम होते हैं, है ना। कई सारे लोगों को मैंने तो पेड प्रोग्राम फ्री में दे रखे, और उनको मैं कई सारी कमिटमेंट करते रहता हूँ। जय श्री कृष्णा, और थैंक यू, धन्यवाद, आप सबकी ब्लेसिंग है, इसीलिए कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं उनको टाइम की कमिटमेंट कभी नहीं देता, टाइम की कमिटमेंट कभी नहीं देता। मान लो मेरी टीम के लोग हैं, ये है वो है, मैं उनको क्लियरली बताता हूँ, हमारे पास रतीश भाई है, हमारे पास मिनल मैम है, अनुराधा मैम है, मोनिका मैम है, जयवंत सर है, और कई सारे। तो वी हैव डिपार्टमेंटल हेड्स, वो उन्हें मदद कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको मुझसे ही बात करनी है तो वेट करें। एंड मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग 6-6 महीना वेट करते हैं, 6-6 महीना। एंड जब वो उनका वेट पूरा हो जाता है, उनका जो थैंक यू और ब्लेसिंग आ जाती है, वो परमानेंट होती है। बट ये उस केस में कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है ना कि इमरजेंसी नहीं है, उस केस में इट्स ओके, इट्स ओके, हाँ या ना। मुझे भी तो मेरे जीवन की प्राथमिकता डिसाइड करने का हक है, हाँ या ना। अब इसमें भी मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, कुछ लोग जो फ्री सर्विसेज में भी डोमिनेंट बनने की कोशिश करते हैं, और वो मेरे टाइम को अपना हक मानते हैं, उनसे मैं मन ही मन क्षमा मांगता हूं, और उनको फिर भी टाइम नहीं देता। इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसते, नहीं तो लोग आपको ना कचूमर कर देंगे, आपको एक्सप्लॉइट कर देंगे। आपको हमेशा ये सोचना है दोस्तों कि आपके लाइफ के गोल किधर जाके लेके जा रहे हैं, हाँ या ना। तो आई टेल यू, मेरे पास ऐसे एक एक्सपीरियंस था। एक लेडी है, उनको मैं हेल्प कर रहा था एज अ फ्री कंसल्टेशन। उन्होंने मुझे बोला, सॉरी सर, क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती, बट मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एक बार 2 बार मैंने उनकी मदद की, तीसरी बार उनको कुछ चैलेंज आया, और मैंने उन्हें कहा प्लीज वेट करें, ओके प्लीज वेट करें। एंड दैट लेडी टोल्ड टू वन ऑफ माय कलीग कि सर प्रॉमिस करते हैं, समय देते हैं, ओके, और कॉल बैक नहीं करते। मेरी बदनामी करने लगी वो तो मैंने भगवान से तो पहले ब्लेसिंग मांगी कि मुझे सद्बुद्धि दे, मैं उन्हें ब्लॉक ना करूं। दूसरी बात मैंने भगवान से प्रे की कि उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो किस चीज को मिस कर रहे हैं और किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया छोटी है, हर इंफॉर्मेशन, आपकी हर बात घूम के आपके पास आने वाली है। कृपया किसी के बारे में कभी भी उसके पीछे कुछ ना कहे, या तो अनकंडीशनल फेथ रखे। दिनेश भाई जी ने कल सिखाया, गुरु और भगवान पे अनकंडीशनल फेथ होना चाहिए, वेट करे। और अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आपको अपने आप को माफ करे, आगे बढ़ जाए। सच पीपल मे नॉट डिजर्व टू बी इन योर लाइफ, हाँ या ना। तो कैटेगरी होनी चाहिए, और ये कैटेगरी आपने डिसाइड करनी है दोस्तों। किसने? आपने डिसाइड करनी है ना। और कोई डिसाइड करेगा क्या? अदरवाइज कोई भी घुस जाएगा ना नो एंट्री में। और ये फ्रैंकली सुनिए दोस्तों, ये दुनिया का लॉ है कि आप अगर सिग्नल पे खड़े हो, आप भी खड़े हो, और एक मान लो एम्बुलेंस जा रही है, किसे प्रायोरिटी मिलेगी? एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस के बाद किसको प्रायोरिटी मिलती है? वीआईपीस को, है ना। एम्बुलेंस टॉप प्रायोरिटी है, कहीं पे भी जाओ। वीआईपी कुछ नहीं होता एम्बुलेंस के आगे। उसके बाद वीआईपीस को, और उसके बाद फिर जनता को, है ना। तो हमेशा ये बात भी याद रखें कि आपके जीवन की जनता कौन है, आपके जीवन के वीआईपीस कौन है, और आपकी एम्बुलेंसेस कौन सी है। तो एम्बुलेंस छोड़ो, बट टॉप प्रायोरिटीज कौन सी है, हाँ या ना। और ये बात का हमेशा याद रखें। और मैं आपको बताता हूँ, भगवत गीता में भी स्पष्ट लिखा है, और ये बात को हमेशा याद रखें। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सकृत न अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ओके, इसका मतलब क्या है? 4 तरह के पुण्यात्मा। अब वहां पे शब्द है पुण्यात्मा, डोंट ट्रस्ट में, आप पढ़े। भगवान कहते हैं 4 तरह के पुण्यात्मा आपके जीवन में आएंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सकृत न अर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ।
अब मैं मेरे कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, थोड़ा सा पर्सनल हो रहा हूं, बट मैं आपको मेरे एग्जांपल क्यों देता हूं, ताकि आप सीखे, आप सीखे। अब ये एग्जांपल्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या होता है, आर्थ। बहुत ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी आ जाते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे लिखा गया है कि मुझे एक मैसेज आया, अर्ली मॉर्निंग फोन आते हैं, लेट नाइट फोन आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये वो लोग हैं, ध्यान से सुन लेना, ये वो लोग हैं जो उनकी जरूरत पे आपको अर्जेंटली आपकी सर्विस चाहते हैं, वो भी फेवर के साथ, है ना। आर्थ का मतलब क्या, ऐसे लोग जिन्हें, जो अभी इसी वक्त प्रॉब्लम में है। अब मैं लॉ बताता हूं, भगवत गीता क्या बताती है। ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे, इमरजेंसी टाइम फ्रेम में बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, और जैसे ही काम खत्म हो गया आपको नमस्ते करेंगे। हाँ या ना, एक बार हाथ दिखा सकते हो, यस। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस ऐसी बातों का शायद डॉक्टर साहब को होगा, है ना। कई सारे पेशेंट आते हैं, जब पेट में दर्द है तो उनको लगता है रात को 2 बजे मेरे को सर्विस करे, और फिर इधर उधर कहीं मिले तो नमस्ते, कौन हो आप देखा है बोले कहीं, है ना। तो ऐसे लोगों के प्रति ज्यादा, आई विल टेल यू, ऐसे लोगों के प्रति ज्यादा, जिसे कहते हैं पॉजिटिव नहीं होते। उसका रीजन है, हमें हमारा धर्म क्या बताता है, कोई इंसान अगर इमरजेंसीज में फंस रहा है, आर्त बन रहा है, जरूरतमंद बन रहा है, तो उसके पीछे उसकी आदतें हैं, उसका स्वभाव है, उसके गुण है। हमेशा इस बात को याद रखे। कोई बंदा होता है, केयरलेस होता है, ध्यान नहीं देता अपनी तबीयत की तरफ, बेटाइम बीमार पड़ जाता है, आपको तकलीफ दे देगा, है ना। आपके भी दोस्त होते हैं, अचानक एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उनको नोट्स की जरूरत पड़ती है। कितने लोगों के पास ऐसा कोई दोस्त था या है, अर्जेंट में मेरे को नोट्स चाहिए वाला। ओके, अब एग्जाम गई, आप भी गए, बोले नमस्ते, कौन हो आप, और कौन सी मेहरबानी कर ली, दोस्त को नोट्स दे दिए, तो अगली बार फिर से खड्डे में फंसेंगे। और क्या होगा अगर आपके नोट्स आपको ही नहीं मिले पढ़ने को, तो हाँ या ना। तो ऐसे लोगों से बचे, ये याचना करते हैं वगैरह वगैरह, काम हो गया, आपको किक मारेंगे, निकल जाएंगे। दूसरी, अर्थार्थी खुद के फायदे के लिए आपके जीवन में आने वाले, इनसे भी बचे, है ना। यस, उनसे भी बचे, अर्थार्थी से। अगर आपको दिख रहा है सामने वाला एग्जैक्टली ओके कुछ फायदे के लिए आपके पास आ रहा है, तो या तो वो एज अ बिजनेस डील स्वीकार करे, म्यूचुअली एग्रीड कि यार ये मेरा फायदा, ये तेरा फायदा, तो बहुत अच्छा है। बिजनेस में ऐसी क्लैरिटी अच्छी है ना, फायदे वाली, हाँ या ना। बट अगर कोई लोग आपके जीवन में ऐसे आते हैं कि आ तो रहे फायदे के लिए और दिखा कुछ और रहे हैं, तो उनसे बचे, हाँ या ना। कई सारे लोग आते हैं सेवा करने के लिए, और वो सेवा का ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता, कुछ और ही ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं चलता दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं चलता, बराबर है। दुनिया में लोग कोई 10 दिन के बच्चे नहीं है ना, जो आपको फंसा सके और आप फंस जाओ, है ना। वो भी तो बड़े हैं, उनको भी तो पता चलता है ना। बट कुछ लोग अब लोगों को मूर्ख समझते हैं, अपने आप को सयाना समझते हैं, और ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, इनसे बचे। अब इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा दोस्तों, कृपया पैटर्न स्टडी करें, कृपया पैटर्न स्टडी करें। और एक बार जोरदार ताली हो जाए दिनेश भाई के लिए और अथर्व के लिए, उन्होंने तुरंत पेन उठा लिया और लिख लिया, जय श्री कृष्ण। ये वृत्ति को सलाम, ये वृत्ति को सलाम। नोट्स निकाले दोस्तों, नोट्स निकाले। और मैं आपको बड़ी ही नम्रता पूर्वक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात नहीं करता, कोई और बात करता है। किसी दिन आप समझ जाओगे मेरी इस बात को, कोई और बात करता है, ये मैं नहीं बात करता। ओके, किसी दिन आप समझ जाओगे इस बात को, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ। मैं जब ये वीडियो बाद में देखता हूँ तो मैं खुद को सवाल पूछता हूँ कि बोलता कौन है। आज 144 दिन हो गए हैं, आप आते हो, एक सब्जेक्ट देते हो, और उस पर मैं घंटा 1.5 घंटा बात करता हूँ। तो ये बात करता कौन है? मुझे पता है मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपको इतना ज्ञान दे दूँ। एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाता हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर जाते वक्त, है ना। छोटे छोटे जीवन के रोजमर्रा के प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, सोच में पड़ जाता हूँ मैं। और जब फाइम क्लब में आता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, तो पता नहीं क्या है। जैसे कल दिनेश भाई ने कहा ना, सरस्वती माता विराजमान हो जाती है जीवा पे,
और बात कर देता हूं मैं आपसे, तो कृपया नोट्स निकालें और मुझे भी भेजिए। मुझे भी भेजे। तो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि पैटर्न स्टडी करें। जब भी आपको कोई मदद कर मांगता है ना, ध्यान से सुनना दोस्तों, लाख टके की बात बता रहा हूं मैं आपको, लाख टके की बात, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी कोई आपको मदद मांगता है, याद करें पिछली बार उसने मदद कब मांगी थी, किस लिए मांगी थी, पिछली बार उसने मदद क्यों मांगी थी, कब मांगी थी, किस लिए मांगी थी, और आपने मदद देने के बाद उसका रवैया क्या था। अगर आपने पैटर्न स्टडी किया तो आप फंसोगे नहीं, और अगर आपने पैटर्न स्टडी नहीं किया तो आप बार बार फंसते रहोगे। फिर से एक बार हाथ दिखाने का मौका मैं आपको दूंगा। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी दोस्त को पैसे उधार दिए या नोट्स उधार दिए, वो लेके गए, केयरलेस बिहेव किया, और फिर कुछ दिनों बाद आपसे मदद मांगने आ गए और आपने फिर भी उनकी मदद की। हाथ दिखाए, कितने लोग ऐसे हैं कि मदद की और हमें पता चला कि उसने वो मदद का कोई, ना तो उसके पास ग्रेटिट्यूड है, ना तो उसने बहुत अच्छे से यूज किया, फिर भी आपने अगली बार मदद की। अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, भगवद गीता अध्याय 18 पहला पाठ, दान किसे करना है, मदद किसे करने हैं, भगवान ने लिख रखा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या मैं पढ़ूं आपके लिए? ओके, जय श्री कृष्ण। तो थोड़ा समय लगेगा मुझे उस श्लोक तक पहुंचने के लिए, बट मैं आपको ना भगवान की वाणी एज इट इज बता देता हूँ। दीदी बड़ा 17 का 18 दान। ओके, थैंक यू। तो दीदी कहती है 18, तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सबसे पहले तो भगवान ने कहा अध्याय 18 में, ओके, मैं थोड़ी सा बैकग्राउंड पहले बता देता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओके, बैकग्राउंड ये है कि 18वें अध्याय की शुरुआत में, 18वां अध्याय क्या है, उपहार संन्यास की सिद्धि। ओके, तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकश्च केशुसूदन। ओके, तो अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूं, और हे केशी निषुदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का उद्देश्य भी जानना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। अब हम भी तो बात कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड की, त्याग की, संन्यास की, है ना। तो त्याग क्या है और उसके बारे में जब गाइडेंस पूछा तो भगवान ने बहुत कुछ बताया। उसमें भगवान ने ये बताया कि ज्ञानी लोग कहते हैं कि सब चीजों का त्याग करना चाहिए, सब चीजों का। कुछ लोग कर्म के त्याग को त्याग कहते हैं, कुछ लोग फल के त्याग को त्याग कहते हैं, कुछ लोग सब चीजों के त्याग को त्याग कहते हैं। और फिर भगवान ने कहा तत्श्रुणु तत्श्रुणु तत्श्रुणु, कहाँ है? तो भगवान ने ये कहा कि अब इस विषय में, हाँ, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सतम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। तो यहाँ भगवान ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तप कर्म न ताज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावन अनि मनीषी नाम। तो यहाँ भगवान ने बताया यज्ञ, दान और तपस्या का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकता हूँ, परमिशन है, समय है? मैं भी 10-15 मिनट लूंगा मैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और भगवान ने अगर आज प्रेरणा दी है सीधा 18वें अध्याय पे जाने की, तो करेंगे इस पे बात। तो भगवान ने क्या कहा, यज्ञ, यज्ञ मतलब क्या, आपके डेली ड्यूटीज, नियत नित्य कर्म, नियत नित्य कर्म, इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, मैं फिलहाल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर्मफल संन्यास में हूँ। कर्मफल संन्यास में 16 अगस्त से लेके 13 अप्रैल 2021 तक, 16 अगस्त 2020 से मैं कर्मफल संन्यास की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नम्रता पूर्वक आपको मैं बताना चाहूंगा, ये मुझे नहीं आता, नहीं जमता, कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी के गाइडेंस से। ओके,
अब मेरा अगला वाला स्टेप है जो कब आएगा मुझे नहीं पता, बट मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ संन्यास की तरफ बढ़ने वाला हूं। ओके, तो उस वक्त भी भगवत गीता में कुछ निर्देश दिए हैं, इनका त्याग नहीं कर सकते। तो मेरा जो नियत नित्य कर्म है, जहां पे मैं दिन में कोशिश करता हूं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट के जीवन का तनाव कम हो, उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले, ये मेरी कोशिश होती है ना। जय श्री कृष्ण। अब भगवत गीता में भी ये बताया है, अगर ये मेरा नियत नित्य कर्म है तो मुझे इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे मैं पूरा सन्यासी क्यों ना बनूं। इस बात को कृपया नोट करें। दान, तप जो है, और यज्ञ, तो ये पहला वाला बन गया यज्ञ। व्हाट्स द वर्ड? यज्ञ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरे लिए ये यज्ञ कर्म है ना, तो इसका त्याग मैंने कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा है दान, देने की वृत्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देना है, देना है, देना है, देना है और देना है। दान करना चाहिए अपनी योग्यता के अनुसार, और जिसको दिया जा रहा है उसकी योग्यता के अनुसार। और तीसरा वाला शब्द है तप। क्या शब्द है? तप। अब तप का मतलब ये नहीं कि किसी पहाड़ी पे सूरज के नीचे गर्मी खुद को गर्म करने बैठ गए, नहीं है ना। कुछ सारे लोग बोलते तप मतलब ऐसे बैठो, ऐसा नहीं है। तप का मतलब क्या है पता है? योर कमिटमेंट टूवर्ड्स डेवलपमेंट, तप उसे कहते हैं। तो ज्ञान की आराधना को तप कहते हैं, ज्ञान की आराधना को, या फिर स्किल की डेवलपमेंट को तप कहते हैं, है ना। तो चलो दिनेश भाई के शब्दों में मैं कहता हूं, विकारों पे काम करने को तप कहते हैं, विकारों पे। तो अच्छे विकार जो है, अच्छी आदतें उनको बढ़ाओ, और विकारों को, जो नकारात्मक विकार है उनको कम करो, ये भी तो तप है। तो ये कब बढ़ेगा? जब नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा। संयम स्किल है दोस्तों, संयम स्वभाव नहीं है, संयम स्किल है। गुस्सा आता है ना, गुस्सा स्वभाव नहीं है, गुस्सा स्किल है। प्यार स्किल है, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना स्किल है, ये स्वभाव नहीं है, ये बन जाता है सीख सीख कर। मैं ऐसे नहीं था दिनेश भाई, आपकी बात जब मैंने सुनी ना, 57 साल तक आप कैसे थे आपने सुना, तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानने लगा। पता है, आपकी जो ट्यूबलाइट 57 में जली ना, वो मेरी 35 में जली, टिंग टोंग। जय श्री कृष्णा। तो मुझे 35 में ही पता चला कि यार इतना एरोगेंट और इतना अपने जीवन में रहने की कोई जरूरत नहीं है, आदमी नम्र रह के भी अच्छा हो सकता है। और ध्यान से सुन लेना है बच्चों, यहाँ पे जो स्पेशली बच्चे लोग यहाँ हैं, ये जो बात है हमारे अनुभव से, एक बात जो दिनेश भाई को 57 साल की उम्र में पता चली, है ना, एक बात जो मुझे 35 साल की उम्र में पता चली। अब जब मैं देखता हूँ ना प्यारे से रचित की तरफ, तो यार कितना भाग्यशाली है ये बच्चा, इसको अभी से ये सुनने को मिल रहा है। रुचा को देख रहा हूँ मैं, रोमा को देख रहा हूँ, स्वराली को देख रहा हूँ, निशा को देख रहा हूँ, अनुष्का को, अथर्व को, क्षितिजा को, कुंदन को, है ना। तो कितने लकी हो आप कि आपको ये बात रियलाइज हो रही है इतनी जल्दी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, नम्रता बनाए रखे, और ये जो है नॉलेज और स्किल पे काम करे। तो 3 चीजों का कभी त्याग नहीं करना। पहले क्या है? यज्ञ। यज्ञ मतलब आपकी ड्यूटीज, भगवान ने जो आपको क्षमता दी है उसका कंट्रीब्यूशन गोल के माध्यम से। जैसे दिनेश भाई आज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब उनकी बैच के बहुत सारे लोग तो रिटायर हो चुके ना 58 को, बट दिनेश भाई अब तक चल रहे, है ना। और अगर कोई नया है, ग्रुप में पहली बार आया, तो आपकी स्क्रीन पे है दिनेश भाई। जय श्री कृष्णा दिनेश भाई। ओके, आपकी स्क्रीन पे दिनेश भाई है, हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है। कल और परसों 2 दिन उन्होंने हमें अपने जीवन की लर्निंग्स के बारे में शेयर किया, और 1-2 दिन बाद वो फिर से आने वाले हैं। अगर आपने पिछला सेशन मिस किया तो यूट्यूब चैनल पे वो पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है, थैंक्स टू जूम एंड रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज, तो उसके प्रति भी ग्रेटिट्यूड, है ना। तो वो सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे भगवान ने कुछ बातें बताई है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।
1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, शायद मुझे 17वें अध्याय में जाना पड़े। यस, जय श्री कृष्णा। ओके, तो 17वें अध्याय में दान के बारे में भगवान ने बताया। ओके, अब मैं एज इट इज शब्दों को पढ़ रहा हूँ, एज इट इज शब्दों को, मैं इसमें मेरा कुछ नहीं डालूंगा। ट्रांसलेशन, हाँ ट्रांसलेशन मुझे अगर अलग तरीके से लगा तो वो भी बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद भगवत गीता पे काफी स्टडी करता हूँ। तो सबसे पहले तो दान की बात कर रहे हैं। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाए, वही सात्विक माना जाता है। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पे क्या क्या बात हुई है? पहले तो दे रहे हो तो कर्तव्य समझकर दे रहे हो, हाँ या ना? तो रिसीवर भी उसको भाग्य समझकर रिसीव करने वाला होना चाहिए। हक समझने वाला रिसीवर, जिसे कहते हैं ना, पात्र नहीं होता, अपात्र हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्युपकार की आशा के बिना, यानी कोई आपको रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप दे रहे हो। आगे देखिए, समुचित काल में सही समय पे। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है किसको कब देना है ना? जो आया उसको बांटते फिरोगे तो फंस जाओगे, आप पापी बन जाओगे, आपका समय नष्ट होगा, आपकी ऊर्जा नष्ट होगी, ये भी तो पाप है या ना? तो समुचित काल तथा स्थान में, सही वक्त पे, सही समय पे। ये 5am क्लब रात्रि को 11 बजे चलेगा तो क्या होगा? कौन आएंगे यहाँ पे? आप सोच सकते हो। जस्ट इमेजिन, रात को 11 बजे मैं भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ अच्छे लोग आए, बट बाकी लोग तो लेट नाइट मूवीज वाले आएंगे ना, टाइम पास वाले, बड़ी बड़ी डिबेट सुनने वाले, है ना? तो समुचित काल समुचित स्थान पे योग्य व्यक्ति को, ध्यान से सुन लेना, योग्य व्यक्ति को दिया जाए, वही सात्विक है ना? तो चलो, जय श्री कृष्णा। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, यानी अगर आपको किसी को ना कहना पड़ता है, अगर आपको किसी को वेटिंग पे रखना पड़ता है, अगर आपको किसी को नहीं कर पाते आप हेल्प, तो खुद को माफ करें, कोई अपराधी भाव मन में ना लाए। प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। कोई भी इस दुनिया में, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो सबको खुश रख सके हर बार, है ना? कुछ लोग तो नाराज होने हैं, कुछ लोगों को तो वेटिंग पे रहना पड़ेगा। और ये प्रायोरिटी लिस्ट जब तक आप स्वयं होके लोगों को नहीं बताओगे, लोग घुस जाएंगे लिस्ट में, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या आपने नोट किया है, जब टीचर स्ट्रिक्ट होती है तो क्लास में बच्चे कैसे एंट्री करते हैं? 1 by 1। और टीचर नहीं होती तो क्या होता है? पता चला 6 लाइन बन गई 3 लाइन के दरवाजे में, है ना? ये घुस रहे इधर से उधर, उधर से इधर, फुल टू। तो आपके रिलेशनशिप का भी यही है, आपको बताना पड़ेगा। अब ध्यान से सुन लेना दोस्तों, एक कल्पना करें कि आपका घर है, दरवाजे में एक सिक्योरिटी बैठा है या ना? कल्पना कर सकते हो? कितने लोग कल्पना कर सकते हैं इस विषय की, कि आपका घर है, दरवाजे में सिक्योरिटी बैठा है, तो कोई भी अंदर आ सकता है क्या? सिक्योरिटी पूछेगा तो आप कौन हो, क्या काम है या ना? सेम वे मेरी आप सबसे विनती है, जीवन, अगर उन्नत जीवन जीना चाहते हो तो कृपया अपने समय के आगे, अपने टाइम के आगे, अपने एफर्ट के आगे, अपने थॉट्स के आगे संतरी बिठा दो, एक गार्ड बिठा दो। वो किसी को भी डायरेक्ट एंट्री ना दे आपके जीवन में, सोच समझ के एंट्री देना, पार्ट 1। लिमिटेड समय के लिए एंट्री देना, पार्ट 2, है ना? पता तो चले किसके साथ कितनी देर तक बात करनी है ना? बराबर है? और कब बात करनी है,
तो वो संतरी आपके जीवन में, जैसे घर के सामने, सोसाइटी के सामने सिक्योरिटी लगा देते हैं, बट हमारे जीवन का क्या, आओ जाओ घर तुम्हारा एटीट्यूड जो है ना, गलत आदतें लग चुकी है हमें। अब कृपया ये बात का ध्यान रखें। इनफैक्ट हम आईडीपी जूनियर जो ला रहे हैं वहां पे इसकी ट्रेनिंग हम देंगे छोटे बच्चों को, जो बड़े हो चुके हैं। आप मुझे माफ करिए, यहाँ स्क्रीन पे तो आप में से कोई भी एलिजिबल नहीं है उसके लिए, सो आप ऑलरेडी लेट हो। बट आईडीपी जूनियर नाम का एक कंसेप्ट ला रहे हैं हम। वहां पे हम छोटे बच्चे, 9 साल से कम उम्र के बच्चों को हमारी संस्कृति और उसकी मीनिंग समझाने वाले हैं। मतलब क्या, बड़ों का आदर करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए क्या, तो वो स्टार हम बच्चों को सिखाएंगे। नहीं करना चाहिए हर हाल में आदर, उनकी भी तो पात्रता होनी चाहिए, हाँ या ना, हाँ या ना। तो हम वो 2 या 3 स्टार उनको बताएंगे कि ये 1 2 3 सिचुएशन में आप बड़ों का आदर किए बिना भी आगे जा सकते हो, है या ना। अदरवाइज क्या होता है, हमें बचपन में सिखाया जाता है बड़ों को ना नहीं कहना, तो बच्चा बैठा है स्टडी करने, कोई बोलता है पानी ला के दे, सब छोड़ के उधर गए चाय पीने। अब इसका कोई गलत फायदा ना ले, नहीं तो मम्मी को बोले सर आरसी सर ने बोला है मेरे को कोई काम नहीं बताएगा। तो फंस जाएंगे। तो ये जो है ना, वो संतरे लगा देने हैं मन को, अपने जीवन को, कि किसको समय देंगे, कब समय देंगे, कितना समय देंगे। और मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली, कृपया इस बात को सही सेंस में ले, अनफॉर्चुनेटली जब तक आप खुद डिक्लेयर नहीं करते ना आप बिजी हो और आपका समय आप वैल्यू करते हो, तब तक लोग वैल्यू नहीं देंगे आपके समय को और आपके जीवन को, है ना। जय श्री कृष्ण। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा स्टार है। मुझे कई सारे लोग बोलते हैं अरे सर आप ये जो लेते हो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्या आप इसे 11 बजे रख सकते हो, शाम को 5 बजे रख सकते हो। मैं कहता हूँ क्षमा, या तो 5 बजे मिलेंगे या फिर बाकी प्रोग्राम है ना वो उस प्रोग्राम में उधर मिलेंगे, बट यहाँ पे 5 बजे ही होगा। अब जैसे मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि हम दास बोध सुनेंगे, 200 एपिसोड होंगे दास बोध की, 200 एपिसोड। तो वो बोल रहे कि सर लाइव में थोड़ा सा लेट हो जाओ ना, 5 बजे कोई अरे कुछ तो दया करो। 5 बजे। तो मैंने कहा ओके लाइव में आना है तो 5 बजे आइए, नहीं तो यूट्यूब तो है। लाइव में आने का फायदा क्या है कि आप और हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं ना। तो अभी आपने देखिए, मैंने रुचा बेटा का नाम लिया, रचित का नाम लिया, अथर्व का नाम लिया, रोमा का, क्षितिजा बेटा का, इवन क्षितिजा तो स्क्रीन पे नहीं थी फिर भी नाम लिया मैंने उस वक्त, वो टाइमिंग पे, है ना। अब से थोड़ी देर पहले वीडियो मुझे नहीं दिख रहा था, मान लो हमने नाम लिया स्वराली बेटा का, कुंदन जी का नाम लिया, है ना। तो इंटरेक्शन बनी रहती है लाइव में। तो मैंने कहा सब फ्री है बट टाइमिंग यही रहेगी। संतरी लगा दो दोस्तों, संतरी लगा दो। तो क्या है, अपने आप डिजर्विंग लोग, है ना, या फिर पात्र लोग जो होते हैं वो अपने आप आपके जीवन में आते हैं, मेंटेन रहते हैं, और अपात्र लोग फिल्टर हो जाते हैं, है या ना। ओके, तो कहाँ से बात चली थी और कहाँ पे आके रुकी। बात चली थी रूमा दीदी के गाइडेंस से, है ना, कि रूमा दीदी ने हमें, और एक बार जोरदार ताली हो जाए यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उसको फिर से देखने वाला हूँ कि जिस कामनेस के साथ रूमा ने आंसर दिए, हाँ अमेजिंग, प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। हमने आपको बिना नोटिस के पैनलिस्ट बना दिया, और आपने जिस तरह की, इवन आई विल टेल यू, बाकी लोग भी ये वीडियो को जब फिर से देखोगे आप ऑब्जर्व करना, मेरे सवाल के बाद उसने पॉज लिया है हर बार, फिर अनम्यूट किया खुद को और फिर शब्दों को प्रेजेंट किया। अमेजिंग अमेजिंग बेटा, अमेजिंग अमेजिंग, अप्रिशिएट। और सबको मैं यही कहता हूँ, मन में भय को नहीं आने देते हैं, मन में चिंता को नहीं आने देते हैं, पॉज लेते हैं, विचार करते हैं, उत्तर देते हैं, और नहीं दे पाए तो भी स्वीकार करते हैं, है ना। हमें कौन सा यूपीएससी का एग्जाम देना है यहाँ पे, है ना, नेगेटिव मार्किंग वाला, तो इस बात का भी स्वीकार करते हैं, है ना। तो वहां से बात चली थी, डिस्ट्रैक्शन की बात चली थी, और वो घूमते 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 संतरी पे आ गई। तो 2 तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, मैं छोटा सा समरी बताना चाहूंगा आपको अगर नोट करना है तो 2 तरह के डिस्ट्रैक्शन की मैनेजमेंट की बात की, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड।
तो अपने अंदर को ये करने के लिए पहले तो कमिटमेंट, सेंस ऑफ इमरजेंसी, टाइम कम काम ज्यादा वाली स्थिति में खुद को रखना है, गर्दन को नीचे करना है, प्रोमोडोरो को यूज करना है, डिसिप्लिन लाना है जीवन में। यस, क्लियर है? शो ऑफ हैंड। अब आउटवर्ड की बात जो होती है, तो आउटवर्ड में हमने क्या कहा, पहले तो लोगों को स्टार लगा के उनको बता दे कि यू आर अवेलेबल, बट स्टार लगा के कंडीशंस अप्लाई, उनके माइंड की मैनेजमेंट करे, उनको पहले से उनकी प्रोग्रामिंग करके रखे, है ना। दूसरी बात है, खुद को आप जो बनना चाहते हो वो आप बन चुके हो, इस तरीके से प्रोजेक्ट करें। खुद को आप जो बनना चाहते हो वो बन चुके हो, इस तरीके से प्रोजेक्ट करें, है या ना। आप प्रोजेक्ट करोगे तब लोग मानेंगे, और जब लोग मानेंगे तब बन जाएंगे, है या ना। तो खुद को प्रोजेक्ट करे और वो स्टार लगा दे, वो संतरी को बैठा दे, कंडीशनली लोगों को हेल्प करे, लोगों के पैटर्न्स को स्टडी करे, सबकी मदद नहीं करनी है। जो बार बार खड्डे में गिरता है ना, उसको बोलना है तेरे को खड्डे में अच्छा लगता है, तू इधर ही रुक, तू इधर ही रुक, मैं जाके आता हूँ। अरे यार, ऐसे थोड़ी होता है ना, हर 5 मिनट बाद खड्डे में गिर रहा है तो हम क्या जीवन भर उसी को खड्डे से निकालेंगे क्या, है ना। तो कई बार लोगों को रियलाइज करने के लिए भी ध्यान देना पड़ता है। फिर हमने कहा अर्थार्थी, जिज्ञासु, जो जानने के लिए आते, केवल जानने के लिए, उनको कुछ करना नहीं होता, टाइम पास के लिए आते, उनको भी इग्नोर करे, ज्ञानी लोगों से दोस्ती करे और आगे बढ़े, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको कई सारी बातें पता चली होगी, और ये रेफरेंसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। यस, तो इनको यूज करें, इनके माइंड मैप्स बनाएं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो उसे लोग आपके जीवन का स्टेटस मानते हैं और उस हिसाब से आपको लेके चलेंगे। अगर आप बोलते हो ना, अरे कभी भी फोन कर, तेरे लिए क्या है ना, तो आपको तभी फोन करेंगे जब उनको इमरजेंसी होगी, उनको जरूरत होगी, आपकी जरूरत के लिए वो उपलब्ध नहीं है। वन वे एंट्री नहीं चलेगा, वन वे एंट्री नहीं चलेगा, है ना। तो ये तरीके होते हैं कुछ, इसको मैनेज करते हैं। और आई विल टेल यू, चलो देखो, अभी मान लो यहाँ पे एक प्रोफेशन की बात करते हैं, मान लो डॉक्टर्स, है ना। तो एक जमाना था, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। जब हम छोटे थे, हमारे बचपन में, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते थे, इमरजेंसीज में जाते थे, बराबर, तो हर बार 100% टाइम्स उम्मीद होती थी, ये करते थे हम उम्मीद, और वैसा होता भी था कि जो मेन डॉक्टर है वो आए और वो हमें अटेंड करे, और वो करते भी थे। हमारे बचपन की बात है, आज से 20 साल पहले की बात है। अब क्या हो गया, कुछ डॉक्टर्स ने प्रोग्राम कर दी, कुछ डॉक्टर्स ने, है ना, प्रोग्रामिंग कर दी कि ये से ये समय में डॉक्टर साहब उपलब्ध होते, बाकी समय में वो कहीं और बिजी होते। ध्यान से सुन लेना, कहीं और बिजी होते तो यहाँ नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे उनके जूनियर होंगे, रेसिडेंट होंगे, असिस्टेंट होंगे, वो मदद करेंगे। अब ध्यान से सुन लेना, पहले आधी रात्रि में जब लोग जाते थे दवाखाने में तो सोचते थे बड़े डॉक्टर साहब देखेंगे। अब संडे को जब लोगों के पेट में दर्द होता है तो लोग क्या करते, अरे एटलीस्ट उनका जूनियर तो होगा, वो देख लेगा, और जरूरत पड़ी तो डॉक्टर साहब जूनियर को फोन पे गाइडेंस देंगे, आपको नहीं। उन्होंने प्रोग्रामिंग कर दी, हमने स्वीकार कर दी, हाँ या ना। तो हम भी तो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक डॉक्टर साहब है, दोस्त है, देशमुख साहब है, ओके, उन्होंने तो अपने क्लिनिक में ही ना, अब पूना में तो आपको पता है पुनेरी पार्टी बहुत फेमस है, बड़ी बड़ी पार्टियां लगती है ना, ABCD स्टार। ओके, तो हमारे एक दूसरे वाले डॉक्टर साहब है ना, उन्होंने तो एक बहुत बढ़िया पार्टी लगे, तो नाम नहीं लूंगा, आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, पुनेरी पार्टी में मिल जाएगी वो पार्टी। उनकी पार्टी क्या है, अगर आपको लगता है आप बहुत बिजी हो और आपको जल्दी से अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, तो हम आपको बता दें कि हम भी बहुत बिजी है और आपको अपॉइंटमेंट हमारे टाइमिंग से ही मिलेगा। तो या तो इंतजार करें या किसी कम बिजी व्यक्ति के पास चले जाए इलाज के लिए।
तो वहां पे क्या हुआ पता है, वहां पे कोई भी व्यक्ति रिसेप्शनिस्ट को बार बार आके पूछता नहीं कि कितना समय लगेगा, वो ऐसे करती है। हाँ या ना? तो आई टेल यू फिर क्या होता है, लोग वहां जाते, वो बोर्ड देखते, चुपचाप मोबाइल पे खेलते बैठते घंटा घंटा। बट कोई किसी को तंग नहीं करता है ना। और दूसरी जो बात है, मैं देशमुख साहब की बात कर रहा था। ओके, देशमुख साहब एक डॉक्टर है और मन के बहुत अच्छे हैं, तो लोग ना उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे, तो उन्होंने भी एक बोर्ड बना दिया। उन्होंने भी एक बोर्ड बना दिया। अब वो बोर्ड है ना, उनके 70% डिस्ट्रैक्शन को कम कर गया वो बोर्ड। अब क्या है वो बोर्ड, मैं आपको बताता हूँ। ओके, मैं अभी दिखा नहीं सकता, दिखाने को तो वो भी उपलब्ध है, गूगल पे अभी मिल जाएगा मुझे, है ना, डॉक्टर देशमुख का बोर्ड पुनेरी पार्टी में। तो उनके बोर्ड पे उन्होंने क्या किया है पता है, पूरी चीजें लिख दी, पूरी चीजें लिख दी। ओके, हेल्पलाइंस फॉर डिफरेंट टाइमिंग्स, अगर आपको इमरजेंसी आती है तो इस तरह की इमरजेंसी ये करे, इस समय की इमरजेंसी यहां 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 जाए, बराबर। अच्छा, डेज वाइज भी बता दिया उन्होंने। मंगलवार को क्या कहते हैं, मंगेशकर, और बुधवार को सह्याद्री, वो भी लिख दिया उधर, है ना। अच्छा, उन्होंने वो प्रोसीजर भी लिख दी। मान लो रात के 2 बजे आपको कोई इमरजेंसी आती है, तो आपको मंगेशकर में जाना है, वहां रिसेप्शनिस्ट पे ये बातें करनी है, ये स्टेटमेंट बताना है, ये बताना है, आगे वो गाइड करेगी, यहां तक लिख दिया। शनिवार शाम को 4 बजे के बाद अगर डॉक्टर साहब नहीं उपलब्ध है, फिर क्या करना है, वीकेंड है, उनकी भी तो जिंदगी है, लिख डाला है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया पता है, जिसको जरूरत है पेशेंट को, वो फोटो लेके रख देता है उसका, बोर्ड का, टिकटॉक, है ना, फोटो लेके लिखते हैं। अब मान लो शनिवार 4 के बाद डॉक्टर साहब तो जा रहे हैं वीकेंड को कहीं घूमने अलीबाग, अब उनका फोन बजता नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोगों को पता है। अब डॉक्टर साहब ने भी बहुत स्मार्ट काम किया है, यू नो, स्मार्ट। ओके, उन्होंने एक फोटो बना रखा है उसी का, बोर्ड का, वो लोग पेशेंट को भेज देते हैं। रिसेप्शनिस्ट भी बोल देती है कि ये चीज, इसका फोटो ले लो। तीसरी बात उन्होंने ऑटो रिस्पॉन्डर एक्टिवेट कर रखा है व्हाट्सएप पे। ओके, तो आई एम सॉरी, सैटरडे शाम को 4 के बाद जब भी कोई उनको मैसेज जाता है, उसको अपने आप रिप्लाई आता है कि दिस इज ऑटो रिप्लाई, कृपया इसे रिप्लाई ना करें, पहला वाला, डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं है, अगर आपको ये है तो ये, एक लंबा चौड़ा मैसेज अपने आप जाता है, यू ना, ऑटो रिस्पॉन्डर्स होते हैं ना आजकल, है ना। अब मैं माफी मांग के आप सबसे मेरा ऑटो रिस्पॉन्डर वाला एक फंडा बताता हूँ। इस बार व्हाट्सएप पे मेरे बर्थडे को मैंने 1773 लोगों को ऑटो रिप्लाई दिया, पहले से टाइप करके रख दिया, है ना। तो जिस किसी की शुभकामनाएं, उसको मेरा धन्यवाद बढ़िया तरीके से इंस्टेंटली पहुंच गया, पर्सनलाइज्ड, है ना, सबको थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो टेक्नोलॉजी का यूज करें, एंड इससे क्या होता है, शुरुआत में शायद कुछ लोग ना आपको कोऑपरेट ना करें, वो भी मैं बता देता हूँ। खास दोस्त होते हैं ना, उसको तो लगता है यार क्षितिजा पे तो हक है अपना, उसको तो फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अथर्व तो क्या है, अपना ही गोल सेटिंग वाला है। ओके, तो शुरुआत में ऐसे लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब एक आखिरी टिप और उसके बाद रुकेंगे। ऐसे लोगों को बताना है, ऐसे लोगों को एनएलपी का और एक कम्युनिकेशन स्टाइल मैं आपको बताऊंगा, एनएलपी बेस्ड कम्युनिकेशन स्टाइल। ओके, एनएलपी सीखे, गूगल करे, यूट्यूब करे, बहुत सारे, इनफैक्ट मेरे कोच है राम वर्मा सर, उनके सैकड़ों वीडियो है फ्री में एनएलपी के, प्लीज सीखे। राम वर्मा सर अमेजिंग, मेरे कई सारे गुरु हैं, मैं उनके गुरु से भी सीखा हूँ, टोनी रॉबिन्स से, बट फिर भी मुझे राम वर्मा सर पसंद आते हैं, क्योंकि हिंदी में प्यारे आवाज में बात करते, अपनी भाषा भी तो होती है ना। तो कृपया राम वर्मा सर के आप पढ़िए, मेरे बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं कोचिंग में ज्यादा हूँ। ओके, तो मेरे पेरेंटिंग स्टडी इस विषय पे ज्यादा है। ओके, उनकी क्या कहते हैं, हेल्प से, है ना।
ओके, तो थैंक यू अभिषेक जी। अभिषेक जी ने कुछ अच्छी बातें कही है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 3 साल बाद, मार्क माय वर्ड्स, अभिषेक वुड बी वन ऑफ द टॉप NLP कोचेस। जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, he would be a लाइफ कोच। एंड अभिषेक को ब्लेसिंग्स भी। एंड ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जब मैं बात कर देता हूँ तो वो हो जाती है। ओके, काली जुबान है मेरी। जैसे दिनेश भाई ने कहा, इस बात को याद रखते हैं, हम जो बात बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, हो जाती है। और अभिषेक की ये बात मेरे मुंह से निकली है, मैंने की नहीं, क्योंकि मैं उसकी मेहनत को देख रहा हूँ अभिषेक की। तो आई एम श्योर अगले 2-3 साल में ही वुड बी अ लाइफ कोच, अमेजिंग लाइफ कोच, कोई शंका नहीं मेरे मन में। तो एक बार टाइप करें, मोर पावर टू यू अभिषेक। ओके, और अभिषेक ने मेरे को भटका दिया, मैं एक पॉइंट बता रहा था, क्या था वो पॉइंट? तो अथर्व, क्या आप मुझे रिमाइंड करोगे? कौन रिमाइंड करेगा मुझे उस पॉइंट के बारे में? आखिरी वाला पॉइंट मैं आपको बता के बंद करने वाला था ना। हाँ, NLP बेस्ड कम्युनिकेशन अपने लोगों के लिए। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो आप टाइप करो, अब पावर दो, मैं भी टाइप करता हूँ। चलो, मोर पावर टू यू। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू। ब्लेसिंग को रिसीव करें, आगे बढ़े। अब अपने लोगों के लिए NLP बेस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वो कम्युनिकेशन, खास लोग आपके जीवन में घुस जाते हैं ना, तो उनको बार बार यही बताना है कि मान लो चलो कुंदन है और कुंदन का एक दोस्त है। आपके दोस्त का एक आधा नाम बताओ कुंदन। प्रसाद। क्या? प्रसाद। ओके, चलो, थैंक यू। तो मान लो कुंदन है और कुंदन का एक दोस्त है प्रसाद। अब प्रसाद ये नो एंट्री के रूल को मानता ही नहीं। प्रसाद क्या बोलता है, ये सिग्नल पे जो ट्रैफिक पुलिस बैठा है वो मेरा ही चाचा है, तो मैं उल्टी नो एंट्री में जा सकता हूँ। ऐसे वो लोग होते हैं ना, नो एंट्री में जाने वाले। तो ऐसे लोगों को एक फील देनी है, उनको सिंसियरली बताना है कि यू आर स्पेशल टू मी, यू आर स्पेशल टू मी। थोड़ा सा इमोशनल बात करते हैं उनके साथ और उनको बताते हैं कि किस तरीके से तुम मेरे लिए स्पेशल हो, और किस तरीके से आई हैव सम स्पेशल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। ओके, अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि फॉर्मेट मैंने समझा है सिंपल भाषा में। कुंदन प्रसाद जी को कहते हैं, प्रसाद यार तू नहीं तो कौन मदद करेगा मेरी, और तू नहीं तो कौन समझेगा मुझे। हाँ या ना? तो ईगो भी रह जाता है, ओके, रिलेशन भी रह जाती है, और काम भी हो जाता है ना? और उसको मैं फिर बोल देंगे कि यार प्रसाद तुझे तो पता है ना, बाकी लोग तो यार वो नहीं समझ पाते मेरे को, उनको नहीं पता मेरा लाइफ क्या है, मेरे गोल्स क्या है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है। एक तू ही तो है ना जो मेरे को समझ सकता है। तो प्लीज यार बुरा ना मानना, है ना? बुरा ना मान लो, होली है बोलते हैं ना लोग, तो वो वाला डायलॉग यहाँ चिपका दो, बुरा ना मानना प्लीज, है ना? कि ये ऐसे है। एंड जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। तुझे तो फोन करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं तुरंत फोन कर दूंगा तुमको। जैसे फ्री होता हूँ मैं तुमको, ऐसे यू नो मी, इस तरीके से, ताकि उनका ईगो हर्ट नहीं होगा। हर प्रोफेशन में ऐसे होते हैं। आई विल टेल यू, फ्यू ऑफ माय क्लाइंट्स वो VIP कैटेगरी में आते हैं, यानी रेड लाइट वाली गाड़ी में घूमते हैं। और कुछ लोग पब्लिक सर्वेंट्स है, मतलब पब्लिक सर्वेंट मतलब जिसे कहते हैं क्लास 1 ऑफिसर्स है, सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स है कुछ लोग। कुछ लोग आमदार खासदार क्या बोलते हैं वो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, पॉलिटिशियंस है। ओके, तो उनको भी कई बार लगता है कि मुझे तुरंत ये होना चाहिए। अब मेरे पास ऐसा कोई तंत्र ही नहीं है, मेरा फोन तो या तो फ्लाइट पे होता है या डू नॉट डिस्टर्ब पे होता है या ना? फिर मैं उनको स्टार लगा के, उनको भी मैंने कन्विंस कर रखा है कि इस नंबर पे मैसेज दे दो, आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। एंड आई विल टेल यू, ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है कि हमारे स्टेट के एक काफी बड़े नेता है, वो भी जब मुझसे बात करना चाहते हैं, और ये टेक्निक का फायदा भी है, और ये उनका हम्बलनेस भी है कि वो स्वयं एक बहुत बड़े लीडर है। बट वो मैसेज, उनका मैसेज ऐसे होता है, सर बात करनी है,
कब कर सकते हैं, और नीचे 2-3 ऑप्शन दे देते हैं, इस वक्त मैं फ्री हूँ। मतलब क्या दोस्तों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ? नो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम हर किसी को मैनेज कर सकते हैं। या तो आप लोगों को खुला दरवाजा दे दो, लोग आएंगे डिस्टर्ब करके जाएंगे, या तो आप लोगों को रिस्पेक्ट के साथ अपने अपने कंपार्टमेंट में फिट कर दो। दूसरा वाला तरीका बेहतर है। कल्पना करें, अगर ये तरीका यूज नहीं किया तो नुकसान क्या है पता है? जब कोई गृहिणी ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जाती है और कोई दूसरा आके उस किचन को संभालता है ना, ओके, तो वापस आने के बाद उसको अपने घर में ही डिब्बे नहीं मिलते, क्योंकि वो मिसप्लेस हो जाते, इधर का उधर उधर का उधर। तो उससे क्या होता है, तकलीफ बढ़ जाती है, टाइम पास बढ़ जाता है और आउटपुट कम हो जाता है, हाँ या ना? तो कृपया ये कंपार्टमेंट करें। और मैं आपको एक गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच रखोगे, कोई हर्ट नहीं होता है, कोई बिजनेस लॉस नहीं होता है, कोई रिलेशनशिप का लॉस नहीं होता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव मैं डिस्कनेक्टेड होते हुए भी आपके साथ कनेक्टेड रहता हूं ना, मैं, है ना? बराबर रहता हूं ना? अब ये मेरी जरूरत है दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है खुद के साथ कनेक्ट करें, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है खुद के साथ कनेक्ट करना, हाँ या ना? यस। तो वो उसको मैं स्टार लगाता हूँ, फिर मैं कंपार्टमेंट में बैठ जाता हूँ। जैसे मान लो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक लेडी का मैसेज आया, ओके, वो बोली सर आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा ओके, तो क्या है, मेरे पेरेंटिंग के कुछ सवाल है। तो मैंने कहा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, बुधवार शाम को 6 से 7 मैं सबको करता हूँ, आपके सभी सवाल, चाहे तो आप पूरे सवाल आप ही पूछते रहो, बिना नाम लिए मैं सबके साथ बात करूंगा, 1 to 1 में बात नहीं करता। अब ध्यान से सुनिए, नाराज हो गए तो हमने उन्हें माफ कर दिया, उनको आंसर नहीं चाहिए थे, उनको मेरा समय चाहिए था, तो माफ कर देते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं, जय श्री कृष्णा कह देते हैं, है ना? तो कई बार ये बातें भी समझनी चाहिए, हमने उन्हें ना नहीं किया। कल्पना करें कि मान लो मैं यहाँ पे मौका देता हूँ किसको, क्षितिजा बेटा को, कि वो मेरे को सवाल पूछते रह सकती है चैट बॉक्स में, और मैं उन सवालों के जवाब दूंगा बिना नाम लिए, तो ये तो प्राइवेसी भी बनी रही ना, हाँ या ना? ओके, तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपका समय इसलिए चाहिए कि वो अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं, उनको तो आंसर्स की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों से भी बचे। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सकृतेन अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और मैं आखिरी बात बताऊंगा और फिर यहाँ रुक जाते हैं। आखिरी बात होती है संयम की। संयम की, हमने 203 साल वेट किया एक गुरुजी के अपॉइंटमेंट के लिए, 3 साल, यू नो, 3 साल वेट किया, बट जब हमें अपॉइंटमेंट मिली, जब हमें ब्लेसिंग मिली, तो आप मेरे चेहरे के अभी के एक्सप्रेशन से, इट वॉज वर्थ इट, इट वॉज वर्थ इट। तो बड़ी चीज़ें, बड़े ध्येय, बड़े अकम्पलिशमेंट्स, हर बड़ी चीज़ समय लेती है, हर बड़ी चीज़ समय लेती है। तो नम्र बने रहे, फोकस्ड बने रहे, और लोगों को आपको मिसयूज ना करने दे, आप भी कमिट करें, आप किसी को मिसयूज नहीं करेंगे, और फोकस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ रुकना चाहूँगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण।